हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड CSGD सलूजा वेलकमिंग ऑल ऑन वर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज बच्चे हम लोग अपने मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लोगों ने एक चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कंप्लीट कर लिया था और दूसरा चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे विच इज़ गवर्नेंस इशू। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उस गवर्नेंस इश्यूज़ की छठी क्लास करने जा रहे हैं। 6th क्लास है ये हमारे चैप्टर गवर्नेंस इश्यूज़ की। इससे पहले हम लोग गवर्नेंस इश्यूज़ चैप्टर के 25 केसेस ऑलरेडी कर चुके हैं, 25 केसेस कर चुके हैं। आज वाली क्लास को इंक्लूड कर लें तो इन दैट सिचुएशन हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के 30 केसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम केस डिस्कस करेंगे वो है आपका केस नंबर 41। केस नंबर 41 आपको रिमाइंड करा दूँ कहाँ पे है। तो कहते हैं केस नंबर 1 जो है ये जून 2021 मॉड्यूल का केस नंबर 41 है। ठीक है, कहते हैं इस केस में कौन कौन पार्टीज़ हैं। तो कहते हैं यहाँ पे पार्टीज़ के नाम 2 लिखे हुए हैं, बट मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे 3 पार्टीज़ हैं और रिस्पोंडेंट में 3 पार्टीज़ हैं। कहते हैं कौन कौन। पहले नंबर पर लिखा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD एंड अदर्स। PWD इज लाइक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। हम ऐसे बोल देंगे कि PWD डिपार्टमेंट, PWD, या हम ऐसे भी बोल देंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या हम ऐसे बोल दें कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। चलो, कहते हैं वो सेकंड नंबर पे जो पार्टी है वो लिखा हुआ है कमिश्नर वर्कमेंस कंपनसेशन। कहते हैं सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट का कमिश्नर है जो वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग अथॉरिटी है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक एम्प्लॉई है और साथ ही साथ यहाँ पर एक एम्प्लॉयर भी है। और जो ये एम्प्लॉयर है ये कॉन्ट्रैक्टर है। अब जरा सिचुएशन को समझिएगा, पार्टीज़ को समझिएगा कि किनका किसके साथ क्या रिलेशन है। कहते हैं जो ये हमारे यहाँ पे ये एम्प्लॉई हैं, कहते हैं ये एम्प्लॉई काम करते हैं PWD डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन इनको रखा किसने है? इस एम्प्लॉयर ने। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि PWD डिपार्टमेंट को काम कराने के लिए किसी वर्कर की रिक्वायरमेंट थी और PWD वर्कर को खुद तो जानता नहीं था, इस वजह से PWD ने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट किया। किसको कांटेक्ट किया? एम्प्लॉयर को। और एम्प्लॉयर से बोला यार एम्प्लॉयर कोई वर्कर हो तो बताओ, आप तो कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम आपके थ्रू एक पर्टिकुलर वर्कर को हायर करना चाहते हैं। एम्प्लॉयर एक वर्कर हमको दे दीजिए, हमको काम करवाना है। एम्प्लॉयर ने वर्कर को हायर करके दे दिया और PWD अब इस वर्कर से काम करवा रही है। ठीक है, तो कुल मिला के हम ऐसे बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD है ये तो एपेलेंट है क्योंकि ये यहाँ पे अपील फाइल कर रहे हैं। और सर जो ये कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन है ये रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 है। सर जो एम्प्लॉई हैं ये रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 हैं। और सर जो ये एम्प्लॉयर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कि ठेकेदार हैं, जिन्होंने इस एम्प्लॉई को हायर करके PWD डिपार्टमेंट में नौकरी लगवाई, जो वर्कर है वो एम्प्लॉई रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 और उसका एम्प्लॉयर कौन है? रिस्पॉन्डेंट नंबर 3। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस एम्प्लॉई को ऑल्दो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर किसने किया है? एम्प्लॉयर की वजह से, लेकिन एक्चुअल में वो वर्क कहाँ पे कर रहा है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ PWD के अंडर। ठीक है, कहते हैं सिचुएशन को देखिएगा और ब्रीफ फैक्ट्स को समझिएगा। कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जो एक्ट हिट हो रहा है वो है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। कहते हैं जो ये लेबर है ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर है। ये जो एम्प्लॉई है ये कैसा एम्प्लॉई है? परमानेंट एम्प्लॉय PWD डिपार्टमेंट का नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है और काम करते समय इसको इंजरी हो जाती है। उस इंजरी की वजह से ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ये वर्कर, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर ये परमानेंटली डिजेबल हो जाता है। इसकी एल्बो से नीचे का हाथ पूरा खत्म हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस करते समय, काम करते समय, और इस वर्कर का हाथ पूरी तरीके से खराब हो जाता है जिसकी वजह से इसको परमानेंटली डिजेबल्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है। नाउ वेदर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे कंपनसेशन। अब क्वेश्चन ये है कि इस एम्प्लॉय को कंपनसेशन तो मिलना चाहिए क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसके हाथ में एज सच इंजरी हुई है जिसकी वजह से परमानेंटली डिजेबल हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कहता है कि एम्प्लॉयर इसको कंपनसेशन ग्रांट करे। हमारे केस में कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन, कमिश्नर के सामने जो कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की अथॉरिटी है उसके सामने जब ये मैटर गया तो कमिश्नर ने डिक्लेयर किया कि यस एम्प्लॉय को कंपनसेशन तो मिलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कंपनसेशन दे कौन? PWD डिपार्टमेंट या इसका ये कॉन्ट्रैक्टर? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। अब हमारे में देखिए लिखा हुआ है वेदर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मतलब मेन एम्प्लॉयर एक्चुअल में देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर है ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने तो सिर्फ ये बताया कि PWD डिपार्टमेंट में वर्कर तुम्हारे लिए काम है, PWD डिपार्टमेंट ने वर्कर को काम पे रख लिया। तो सच में देखा जाए तो एम्प्लॉयर तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है और कंपनसेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ही होगी। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं रिस्पॉन्डेंट नंबर 2, रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 कौन है हमारे केस में? वर्कर है। कहते हैं ही इज एन आयरन स्मिथ बाय प्रोफेशन एंगेज्ड बाय रिस्पॉन्डेंट नंबर 3। किसने इसको अपॉइंट किया है? कहते हैं रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है।
अब देखिए, अगर मैंने ऊपर वाली कहानी आपको ना समझाई होती तो शायद आपको समझ में नहीं आता ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 है कौन, रिस्पोंडेंट नंबर 3 कौन है, क्योंकि मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो केस का नाम दिया है उस केस में तो इनके बारे में कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। तभी मैं आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, द रिस्पोंडेंट नंबर 2 दैट इज एन आयरन स्मिथ बाय प्रोफेशन, ही इज एंगेज्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 3 एज लेबर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फॉर एपेलेंट। और इसका काम क्या था, इस पर्टिकुलर वर्कर को अपॉइंट किया गया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, और ये रोड कौन बनवा रहा था, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एपेलेंट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। Now, while working with respondent number 3, sustained grievous injuries in an accident. और जो ये वर्कर है, जब ये काम कर रहा था रिस्पोंडेंट नंबर 3 के साथ, कॉन्ट्रैक्टर भी साथ ही में काम कर रहा था, तो इसको बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने की वजह से। रिस्पोंडेंट नंबर 2 वर्कर को तुरंत ही वॉज इमीडिएटली शिफ्टेड टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ डोडा, वेयर ओइंग टू हिज इंजरीज, जहां पर डॉक्टर्स ने इनकी इंजरीज की वजह से हिज राइट फोर आर्म बिलो एल्बो वॉज एम्प्यूटेड, जिसकी वजह से हो क्या गया कि जो इसका आर्म था, जो एल्बो के नीचे वाला पोर्शन था, वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इंजरीज, रिस्पोंडेंट नंबर 2 वॉज रेंडर्ड परमानेंटली डिसेबल्ड, जिसकी वजह से हुआ क्या कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट नंबर 2 वर्कर को परमानेंटली डिसेबल्ड डिक्लेयर कर दिया गया। नाउ ही प्रेफर्ड अ क्लेम पिटीशन बिफोर रिस्पोंडेंट नंबर 1 विच वॉज अलाउड। अब क्योंकि वर्कर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसका एक्सीडेंट हुआ और वो परमानेंटली डिसेबल हो गया, इसलिए उसने कंपनसेशन के लिए एक पिटीशन फाइल की बिफोर रिस्पोंडेंट नंबर 1। रिस्पोंडेंट नंबर 1 कौन थे, कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, और कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ने उनको कंपनसेशन अलाउ किया, ठीक है। बट द एपेलेंट अपील्ड टू द हाई कोर्ट, बट एपेलेंट यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट में आ गया, चैलेंजिंग द अवार्ड पास्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1 ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। और उन्होंने बोला कि नहीं सर, वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर ने बोला कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पे कंपनसेशन डिक्लेयर करें और कंपनसेशन पे करें। लेकिन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के बिहाफ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आया और वो कहता है कि नहीं सर, हाई कोर्ट के सामने उन्होंने पिटीशन फाइल की है और उन्होंने ये बोला, अपील करते समय ये बोला कि सर गलत है, वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर ने गलत डिसीजन लिया है ऑन द फॉलोइंग दीज 2 ग्राउंड्स। और उन्होंने क्या तर्क रखे, क्या रीजन रखे जिसकी वजह से उनको लगता है कि डिसीजन गलत है। कहते हैं दैट इन द एब्सेंस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एपेलेंट एंड रिस्पोंडेंट नंबर 2, कह रहे हैं क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो रिस्पोंडेंट नंबर 2 और रिस्पोंडेंट नंबर 3 के बीच में है सर। किसके किसके बीच में, रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड रिस्पोंडेंट नंबर 3 के बीच में सर कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी चीज सर, हमारा एपेलेंट की अगर बात करें सर, हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है, रिस्पोंडेंट नंबर 3 के साथ, तो सर हम रिस्पोंडेंट नंबर 2 की लायबिलिटी क्यों लें। कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एपेलेंट एंड द रिस्पोंडेंट नंबर 2, कहते हैं सर इन दोनों के बीच में तो कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, इसी वजह से द लायबिलिटी टू पे कंपनसेशन कुड नॉट हैव बीन फास्टेंड ऑन द एपेलेंट। इसी वजह से यहाँ पे एपेलेंट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कहता है सर हमारे ऊपर ये पर्टिकुलर कंपनसेशन देने की लायबिलिटी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। सेकंड नंबर कहता है दैट द एक्सीडेंट हैड नॉट अकर ड्यूरिंग और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड देयरफॉर द एपेलेंट वाज नॉट लायबल टू पे एनी कंपनसेशन। और कहते हैं यहाँ पे उन्होंने ये भी रखा कि सर जिस एक्सीडेंट की वजह से इनका हाथ खराब हुआ है या ये परमानेंटली डिसेबल्ड हुए, सर ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ था, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से सर कंपनसेशन देने की लायबिलिटी एम्प्लॉयर पे किसी भी तरीके से नहीं पड़ती, मतलब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पे नहीं पड़ती। हाउएवर जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट ने इनके अपील को क्या कर दिया, डिसमिस करने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे वर्कर को कंपनसेशन मिलेगा और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की वह थ्रू ही मिलेगा। अराउंड 2.5 लाख रुपए का कंपनसेशन यहाँ डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पूरे फैक्ट्स नहीं दिए हुए, अगर हम पूरे फैक्ट्स पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि अराउंड 2,47,000 के आसपास का कंपनसेशन डिक्लेयर किया गया था। और ये भी बोला गया था कि अगर ड्यू टाइम लिमिट में नहीं पे करोगे तो 12% ब्याज के साथ देना पड़ेगा। कहते हैं हैविंग हर्ड लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, कहते हैं पिटिशनर मतलब यहाँ पे एपेलेंट जो है उनके लर्नेड काउंसिल को सुनने के बाद, आई फाइंड नो सब्सटेंस इन द सबमिशंस मेड ऑन बिहाफ ऑफ द एपेलेंट। कहते हैं हम हाईकोर्ट कहती है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी ग्राउंड नजर नहीं आता जिसके बेसिस पे हम ये बोलें कि एपेलेंट का कंटेंशियल बिल्कुल ठीक है। कहते हैं एडमिटेडली रिस्पोंडेंट नंबर 3 वाज वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर विद द एपेलेंट एंड वाज एग्जीक्यूटिंग द वर्क अलॉटेड टू हिम बाय नन अदर देन एपेलेंट। कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 था वो एक कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा था एपेलेंट के साथ, और वो एपेलेंट के ही अलॉटेड वर्क को कंप्लीट भी कर रहा था। रिस्पोंडेंट नंबर 3 था कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ, और कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम कर रहा था या करवा रहा था वो अल्टीमेटली काम कौन दे रहा था, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉट इन डिस्प्यूट दैट रिस्पोंडेंट नंबर 2 वाज एंगेज्ड एज लेबरर बाय रिस्पोंडेंट नंबर 3 फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क ऑफ द एपेलेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कहते हैं इसमें भी कोई शक नहीं है और इसमें कोई डिस्प्यूट भी नहीं है कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो वर्कर था उसको भले ही कॉन्ट्रैक्टर रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने हायर किया हो, लेकिन काम किसका हो रहा था, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का। From the evidences led by parties before respondent number 1, it is further evident that the job of repairing the compressor rod was assigned to respondent number 2 by the junior engineer of the appellant and not by respondent number 3.
और सर ध्यान से अगर हम केस को पढ़ें तो वहां पे ऐसे बोला गया है कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो वर्कर है, अगर उसके एक्सीडेंट की बात करें कि उसका एक्सीडेंट हुआ कैसे, तो कहते हैं सर उसको एक कंप्रेसर रॉड रिपेयर करने को दी गई थी, और जब वो कंप्रेसर रॉड को रिपेयर कर रहा था तो इन दैट सिचुएशन को कंप्रेसर रॉड बर्स्ट कर गई, और बर्स्ट करने की वजह से सर जो वर्कर था वो इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया। और सर अगर हम ध्यान से देखें तो वो जो कंप्रेसर रॉड रिपेयर करने की बात कही गई थी, वो काम दिया किसने था? सर वो रिस्पोंडेंट नंबर 3 कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं दिया था सर, वो काम तो यहां पे हमारे केस में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर ने दिया था। इसका मतलब जब एक्सीडेंट हुआ तो वर्कर काम किसका कर रहा था? कहते हैं सर जब एक्सीडेंट हुआ तो वर्कर काम किसका कर रहा था? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का ही कर रहा था, ना कि कॉन्ट्रैक्टर का। ठीक है, कहते हैं व्यूड फ्रॉम एनी एंगल द एपेलेंट कैन नॉट अवॉइड इट्स लायबिलिटी टू कंपनसेट द रिस्पोंडेंट नंबर 2। हाई कोर्ट कहती है हम किसी भी एंगल से सोचें, हम जिस भी तरीके से सोचना चाहें सोचें, यहां पे हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो एपेलेंट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकता है, उसको ये लायबिलिटी तो बियर करनी ही पड़ेगी। कहते हैं एपेलेंट बीइंग अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वाज लायबल टू पे द कंपनसेशन टू द रिस्पोंडेंट नंबर 2 ऑन अकाउंट ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट सफर्ड बाय हिम ड्यूरिंग एंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट विद द एपेलेंट। क्योंकि एपेलेंट ने बोला था सर वो मेरा काम तो कर ही नहीं रहा था, क्योंकि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था ही नहीं, ऐसा एपेलेंट कह रहा था, लेकिन हाई कोर्ट कह रही है नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उसके ऊपर लायबिलिटी फॉल करती है कि उसको कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी के काम की वजह से वर्कर को परमानेंटली डिसेबलमेंट सफर करनी पड़ी। कहते हैं इवन ऑन फैक्ट्स द जॉब ऑफ रिपेयरिंग द कंप्रेसर रॉड वाज इंटरेस्टेड टू रिस्पोंडेंट नंबर 2 बाय द एपेलेंट। कहते हैं अगर हम फैक्ट्स को कंसीडर करें तो जो जिस पर्टिकुलर काम को करते समय इंजरी हुई है वो कंप्रेसर रॉड की रिपेयरिंग थी, और कंप्रेसर रॉड की रिपेयरिंग सही में अगर देखा जाए तो एपेलेंट का ही जूनियर इंजीनियर था जिसने वो काम करने को दिया था टू द वर्कर। तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी? पूरे तरीके से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ही होगी। That being the position, the plea of the appellant that there was no privity of contract between the respondent number 2 and the appellant is misconceived and is noticed to be rejected only। कहते हैं अब इस वजह से जो ये क्वेश्चन रेज किया गया था कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का तो इस वर्कर के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, इनके बीच में तो कोई रिलेशन थी ही नहीं, उसको पूरी तरीके से दरकिनार करती है हाई कोर्ट, उसको पूरी तरीके से गलत साबित करती है यहाँ पे, और एपेलेंट यहाँ पे किसी भी तरीके से मिसकंसीव नहीं था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पे वर्कर को कंपनसेशन दे। Therefore, both the pleas raised by the appellant to challenge the award therefore fail। इसी वजह से हाईकोर्ट कहती है जिन दो ग्राउंड्स पे ये अपील फाइल की गई थी वो गलत साबित होते हैं, इसीलिए अकॉर्डिंगली दिस अपील इज डिसमिस्ड। इसी वजह से इस अपील को क्या किया जाता है? डिसमिस किया जाता है। चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक बात समझ में आ गई हमको। अब कहते हैं पहला केस तो हमारा हो गया जो केस नंबर 41 था ना, केस नंबर 41। चलो आगे बढ़ते हैं, कहते हैं नेक्स्ट केस को पढ़ेंगे बाद में, जरा उससे पहले दूसरा केस पढ़ेंगे। दूसरा केस, चलो आओ दूसरा केस पढ़ते हैं। कहते हैं केस नंबर 43। कहते हैं केस नंबर 43 क्या? आइए ध्यान से देखते हैं केस नंबर 43 क्या। कहते हैं केस नंबर 43 है बिटवीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हम ऐसे बोलेंगे कि एक बैंक है, और वर्सेस सीजी अजय बाबू। यहां पे हम ये बोलेंगे कि अजय बाबू एक एम्प्लॉई है बैंक के। केस है बैंक और एम्प्लॉई के बीच में। मैटर कहां चल रहा है सर? सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आइए देखते हैं किस बेसिस पे ये पर्टिकुलर मैटर को रन किया गया है। कह रहे हैं ये एक्ट जो यहाँ पे हिट हो रहा है वो है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, और यहाँ लिखा हुआ है देखिए डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज फॉर मिसकंडक्ट फॉर फीचर ऑफ ग्रेच्युटी वेदर ऑटोमेटिक एंड ऑन डिसमिसल हेल्ड नो। ध्यान से सुनिएगा केस हुआ क्या। कहते हैं सर एक एम्प्लॉई है और ये एम्प्लॉई एक मिसकंडक्ट के लिए बुक किए गए। ऐसा बोला गया है कि इस एम्प्लॉय ने कुछ मिसकंडक्ट किया है इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, क्योंकि एम्प्लॉय ने एक मिसकंडक्ट किया है जो कि मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं है, इस वजह से बैंक ने उस एम्प्लॉय को इस मिसकंडक्ट एक्टिविटी के लिए, इस मिसकंडक्ट के लिए एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया है फ्रॉम हिज सर्विसेज। डिसमिसल ऑर्डर सुना दिया। ठीक है, कहते हैं एम्प्लॉय डिसमिसल ऑर्डर को एक्सेप्ट भी कर लेता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बैंक ने क्या किया, एम्प्लॉय को डिसमिस करते समय जो उसका ग्रेच्युटी का अमाउंट था, जो उसका कौन सा अमाउंट था ग्रेच्युटी का, उसको भी फोरफिट कर लिया। मतलब जॉब से तो निकाला ही निकाला, जो ग्रेच्युटी का अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ था फॉर द एम्प्लॉय बाय द बैंक, बैंक ने उस पर्टिकुलर अमाउंट को भी, उस ग्रेच्युटी अमाउंट को भी क्या कर दिया? फोरफिट कर दिया। अब क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि क्या पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में क्या कोई ऐसा प्रोविजन दिया है जहां ऐसा हम बोलें कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अगर मिसकंडक्ट के लिए उसकी सर्विसेज से डिसमिस किया जाता है तो क्या उसकी ग्रेच्युटी अमाउंट को फोरफिट करने का राइट भी मिल जाता है टू द एम्प्लॉयर? येस और नो? हेल्ड नो। सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। आप प्रोविजन को ध्यान से पढ़िए। आते हैं पहले प्रोविजन को, देखते हैं कि एक्ट बेस्ड ब्रीफ फैक्ट पढ़ते हैं पहले कि फैक्ट्स क्या थे, और उसके बाद देखते हैं कि लॉ क्या कहता है।
आंसर तुमको पता लग गया कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, लॉ ऐसा कुछ नहीं कहता, आप ग्रेचुटी का अमाउंट फॉरफिट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ये देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं वेदर फॉरफीचर ऑफ ग्रेचुटी, यही तुम्हारा क्वेश्चन है, वेदर फॉरफीचर ऑफ ग्रेचुटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 इज ऑटोमेटिक ऑन डिसमिसल फ्रॉम सर्विस इज द इशू फॉर कंसिडरेशन इज द केस। कहते हैं यही सबसे बड़ा केस है हमारे सामने, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन ही रेज हुआ है कि अगर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उसकी सर्विसेज से डिसमिस कर दिया जाता है तो क्या उसका एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी ऑटोमेटिकली फॉरफिट कर ले उसका एम्प्लॉयर, ऐसा कहीं लिखा हुआ है। तो कहते हैं द रिस्पॉन्डेंट वॉज एन एम्प्लॉय। रिस्पॉन्डेंट यहाँ पे कौन थे, ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा हुआ है मिस्टर अजय बाबू। मिस्टर अजय बाबू एक एम्प्लॉय हैं ऑफ द एपेलेंट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं। कहते हैं while serving as a branch manager, disciplinary proceeding were initiated against him and the respondent was dismissed from the services। कह रहे हैं वो जो मिस्टर अजय बाबू हैं वो एक बैंक के ब्रांच मैनेजर थे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच के ब्रांच मैनेजर थे, और उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की गई और उसके बाद उनको उनकी सर्विसेज से डिसमिस कर दिया गया क्योंकि वो एक मिसकंडक्ट की एक्टिविटी में सतर्क पाए गए थे। ठीक है, कहते हैं इन द मीनवाइल द रिस्पोंडेंट वाज इशूड अ शो कॉज नोटिस एज टू व्हाई द ग्रेचुटी शुड नॉट बी फॉरफिटेड ऑन अकाउंट ऑफ द प्रूव्ड मिसकंडक्ट इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। और कहते हैं डिसमिसल के साथ साथ उनको एक शो कॉज नोटिस भी सर्व की गई थी बाय द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और ये बोला गया था कि बताइए मिस्टर अजय बाबू, हम आपकी ग्रेचुटी के एक्यूमुलेटेड अमाउंट को क्यों ना फॉरफिट करें, क्योंकि आप जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में बुक किए गए हो वो एक प्रूवन मिसकंडक्ट है विच इन्वॉल्व्स अ मॉरल टर्पिट्यूड। ठीक है, कहते हैं हिज एक्सप्लेनेशन वाज रिजेक्टेड एंड द ग्रेचुटी वाज फॉरफिटेड। कहते हैं मिस्टर अजय बाबू ने अपने इस पर्टिकुलर शो कॉज नोटिस के लिए अपना जवाब दिया, लेकिन उसके जवाब को एक्सेप्ट नहीं किया बैंक ने, और बैंक ने उनके ग्रेचुटी के अमाउंट को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। ठीक है, अब देखिए, एक तो जॉब से निकाले गए प्लस उनके ग्रेचुटी के अमाउंट को भी बैंक ने फॉरफिट कर लिया। किसको नुकसान हुआ, कहते हैं सर अजय बाबू को। अजय बाबू ने क्या किया, कहते हैं द डिसमिसल एंड फॉरफिचर वर द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट leading to the impugned judgment by which the High Court upheld the dismissal and rejected the forfeiture of gratuity। कहते हैं हुआ क्या, कहते हैं इस डिसमिसल के रिगार्डिंग और फॉरफीचर के रिगार्डिंग, मतलब दोनों चीजों के रिगार्डिंग, डिसमिसल के रिगार्डिंग एंड फॉरफीचर के रिगार्डिंग, हाई कोर्ट के सामने इस पर्टिकुलर जजमेंट को, इस पर्टिकुलर डिसमिसल को और फॉरफीचर के अमाउंट को चैलेंज किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने डिसीजन कह दिया बाय द इम्प्यूग्न्ड जजमेंट द कोर्ट अपहेल्ड द डिसमिसल। कोर्ट ने बोला डिसमिसल तो होना बनता है, अजय बाबू को नौकरी से तो निकाला जाएगा, लेकिन उन्होंने जो ये बोला ना कि जो ये अमाउंट फॉरफीचर, जो ग्रेचुटी का अमाउंट फॉरफिट किया जा रहा था, ये उन्होंने बोला गलत है। आप जॉब से निकालिए लेकिन उसके अमाउंट, ग्रेचुटी के अमाउंट को फॉरफिट ना करिए। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन ऐसा आ गया, हाई कोर्ट का डिसीजन क्या आया, डिसमिसल यस अलाउड। डिसमिसल के लिए तो उन्होंने हरी झंडी दिखा दी, क्या फॉरफीचर भी कर सकते हो ग्रेचुटी के अमाउंट को, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। अब जैसे ही डिपार्टमेंट को ये पता लगा कि आप, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ये पता लगा कि वो फॉरफीचर नहीं कर सकते ग्रेचुटी के अमाउंट का, द डिवीजन बेंच के सामने उन्होंने अपील कर दी एंड द डिवीजन बेंच ऑल्सो कंफर्म्ड विद द सिंगल जज। डिवीजन बेंच ने भी क्या बोला कि ये ऑर्डर जो सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट ने बोला ये बिल्कुल ठीक है, डिसमिसल होना चाहिए बट ग्रेचुटी का अमाउंट फॉरफिट नहीं होना चाहिए। इसी वजह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कहा गया है, हेंस द बैंक इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन अपील। इसीलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया है अपील फाइल करते हुए, और यहाँ पे भी इनकी अपील को क्या कर दिया गया, देखिए डिसमिस कर दिया गया। अपील डिसमिस करने का मतलब है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी कहती है जॉब से निकालो बट अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी को फॉरफिट नहीं कर सकते। सर ऐसा क्या लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कि जिसकी वजह से यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट तक आ गई इस पर्टिकुलर मैटर को लेकर, आइए देखते हैं क्या लिखा है सर, आइए देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और लॉ को पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये पर्टिकुलर लॉ का पोर्शन आपके मॉड्यूल में नहीं दिया होगा। आइए देखते हैं क्या लिखा है सर, कहते हैं सेक्शन 4 ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। आइए सेक्शन 4, ये ध्यान से देखिएगा, सबसेक्शन 1 क्या कहता है, कहते लिखा है ग्रेचुटी शैल बी पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं ग्रेचुटी शैल बी पेबल, एम्प्लॉयर को ग्रेचुटी का अमाउंट एम्प्लॉय को देना ही होगा, कब देना होगा, ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो जाए, आफ्टर ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विसेज फॉर नॉट लेस देन 5 years, और कम से कम एम्प्लॉय ने 5 साल के लिए कंटिन्यूअस सर्विस दी हो। ठीक है, ऑन हिज सुपरएनुएशन, कहते हैं कब उसको ये पैसा मिलेगा, सुपरएनुएशन जब उसको पेंशन मिल रही होगी, और ऑन हिज रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, या जब उसकी रिटायरमेंट हो जाए एक सर्टेन एज के बाद, या जब वो रिजाइन कर दे ऑर्गेनाइजेशन से, और ऑन हिज डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज।
या फिर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, या वो डिसेबल हो गया किसी एक एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से। तो कहते हैं कि ये 3 कंडीशंस में और लिखा हुआ है, इसका मतलब तीनों कंडीशंस में से कहीं पे भी इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को पैसा मिल सकता है। शर्त ये है कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए 5 साल की, ठीक है। एक प्रोवाइजो भी दिया है सबसेक्शन 1 का, और प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट द कंप्लीशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 years शैल नॉट बी नेसेसरी वेयर द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इज ड्यू टू डेथ और डिसेबल्ड। कहते हैं 5 साल की जो रिस्ट्रिक्शन डली हुई है ना ऊपर कंटिन्यूस सर्विस की, इसमें हम रिलैक्सेशन दे देंगे अगर एक एम्प्लॉय की 5 साल कंप्लीट करने से पहले ही डेथ हो जाती है या वो काम करने के लिए डिसेबल्ड हो जाता है। जैसे ऊपर वाले केस में हम लोगों ने 41 नंबर वाले केस में हमने बोला था कि परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया था वर्कर। अब जब परमानेंटली डिसेबल्ड ही हो गया तो वो काम कर ही नहीं सकता, तो कंटिन्यूस 5 years कंप्लीट कैसे करे? तो इस केस में सिर्फ हम ऐसे कह सकते हैं कि इस केस में ये प्रोवाइजो ने रिलैक्सेशन दे दी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं अब इसी सेक्शन 4 का आप सबसेक्शन 6 पढ़िए। कहते हैं सबसेक्शन 6 पढ़ते हैं तो वो क्या कहता है? कहते हैं सबसेक्शन 6 में लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 6 तो ओवर रूल करने जा रहा है सबसेक्शन 1 को, और वो कहता है जो कुछ आपने सबसेक्शन 1 में पढ़ा भूल जाओ कि ऐसा कुछ पढ़ा भी है। कहते भूल कैसे जाए सर, कुछ तो लिखा होगा ना इसमें भी ऐसा जो जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि सबसेक्शन 1 को ओवर रूल कर रहा है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते द ग्रेचुटी ऑफ एन एम्प्लॉय हुज सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड फॉर एनी एक्ट विलफुल ओमिशन और नेग्लिजेंस कॉजिंग एनी डैमेज और लॉस टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द एम्प्लॉयर। कहते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उसकी सर्विसेज से टर्मिनेट किया जा रहा है इन रीजन की वजह से, फॉर एनी एक्ट विलफुल ओमिशन और नेग्लिजेंस, सर उसने या तो कुछ किया या उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया जो उसकी ड्यूटी थी करने की, या उसने नेग्लिजेंटली कुछ एक्टिविटी की जिसकी वजह से कॉजिंग एनी डैमेज और लॉस टू, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है या नुकसान पहुंचा है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द एम्प्लॉयर। उस एक्टिविटी की वजह से, उस विलफुल ओमिशन की वजह से, उस नेग्लिजेंसी की वजह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हुई है एम्प्लॉयर की। तो इन दैट सिचुएशन अगर इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को उसकी नौकरी से टर्मिनेट किया है तो द अमाउंट शैल बी फॉरफिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज और लॉस ऑफ कॉस्ट। तो इन दैट सिचुएशन जो ग्रेचुटी का अमाउंट है एम्प्लॉय का, वो एम्प्लॉयर वहां पे फॉरफिट कर सकता है अपने लॉस को कंपनसेट करने के लिए। अगर हम ऐसे बोले तो जरा ये ब्लू लाइन से जो मैं लाइन मार्क कर रहा हूं उसको पढ़िएगा। लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 द ग्रेचुटी ऑफ एन एम्प्लॉय whose services have been terminated shall be forfeited to the extent of the damage or loss or cost। क्या बात है, ये लाइन समझ में आ रही है? कह रहे बिल्कुल समझ में आ रही है सर। यहाँ पे ये बोला जा रहा है सबसेक्शन 6 में, ये बोला जा रहा है सेक्शन 4 के कि भैया अगर किसी एम्प्लॉय ने किसी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया है इन रीजन की वजह से, तो ऐसी सिचुएशन में अगर उन रीजन की वजह से एम्प्लॉयर को कोई नुकसान हुआ है तो एम्प्लॉय की ग्रेचुटी के अमाउंट को फॉरफिट कर दिया जाएगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ सच लॉस। ठीक, क्लियर है? कहते हैं हमारा तो केस अब आता है सबसेक्शन 6 के क्लॉज बी में। यहां ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा केस यहीं फॉल करेगा। कहते क्या लिखा है? कहते हैं द ग्रेचुटी पेबल टू एन एम्प्लॉय में बी होली और पार्शियली फॉरफिटेड। सेकेंड नंबर केस कहता है कि एम्प्लॉयर को हम राइट देंगे कि वो एम्प्लॉय के ग्रेचुटी के अमाउंट को या तो पूरी तरीके से या पार्शियली फॉरफिट कर ले। कब? इफ द सर्विसेज ऑफ सच एम्प्लॉय हैव बीन टर्मिनेटेड फॉर हिज राइटियस और डिसऑर्डरली कंडक्ट और एनी अदर एक्ट ऑफ वायलेंस ऑन हिज पार्ट। सर हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एम्प्लॉय के ग्रेचुटी के अमाउंट को फॉरफिट कर लेंगे अगर उसने अपनी सर्विसेज देते समय कुछ दंगे वाली हरकत की, कुछ हिंसावादी हरकत की, ऐसी एक्टिविटी की जिसकी वजह से वायलेंस क्रिएट हो गया। तो इन दैट सिचुएशन सर हम उसके अमाउंट को होली और पार्शियली फॉरफिट कर सकते हैं। या फिर इफ द सर्विसेज ऑफ सच एम्प्लॉय हैव बीन टर्मिनेटेड फॉर एनी एक्ट which constitutes an offense involving moral turpitude, provided that such offense is committed by him in the course of his employment। सर या फिर हमने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया है उसकी हरकत की वजह से। क्यों? क्योंकि जो एक्टिविटी उसने की है इट इज कंस्टिट्यूटिंग एज एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। इस लाइन को जो हाईलाइट किया मैंने येलो से अभी और जो 2 वर्ड सर्कल किए हैं इनको गांठ बांध लो, पूरे केस में इन्हीं वर्ड्स पे पूरी इंटरप्रिटेशन चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस एक ऑफेंस वर्ड के चक्कर में ये बोल दिया है कि अमाउंट
फोरफिट नहीं होगा। ऑल्दो सबसेक्शन 6, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 6, उसका क्लॉज बी, उसका सब क्लॉज 2 ये साफ कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एक्टिविटी की वजह से, अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एक्टिविटी की वजह से एम्प्लॉयर ने उसको टर्मिनेट किया है, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय ने जो एक्टिविटी की है इट इज कंस्टिट्यूटेड एज एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, तो इन दैट सिचुएशन हम उस एम्प्लॉय के अमाउंट को फोरफिट करने का राइट देते हैं बाय द एम्प्लॉयर। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट यहां कहती है, ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट यहां पे कहती है सर हम ये बात तो मानते हैं कि जो हमारे बैंक मैनेजर साहब मिस्टर अजय बाबू हैं इन्होंने मिसकंडक्ट किया है विच इज इन्वॉल्विंग मिस मॉरल टर्पिट्यूड, बट इट इज नॉट एन ऑफेंस। लेकिन सर वो मिसकंडक्ट वाली एक्टिविटी ऑफेंस नहीं है, क्योंकि हम उस ऑफेंस को डील करते हैं क्रिमिनल नेचर के ऑफेंस से, और क्रिमिनल नेचर के ऑफेंस में अगर उन्होंने कुछ भी किया है इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड तो ही आप ग्रेचुटी के अमाउंट को फॉरफिट कर सकते हो। अगर सिर्फ इन मॉरल टर्पिट्यूड है जो हमारे केस में है अलॉन्ग विद मिसकंडक्ट, लेकिन सर वहां पे ऑफेंस नहीं है, क्योंकि सर हमको ये पर्टिकुलर लैंग्वेज को स्ट्रिक्टली पढ़ना होगा, क्लियर कट लिखा हुआ है, क्रिमिनल लॉ के जितने भी पेनल प्रोविजंस होते हैं हमको उनको स्ट्रिक्टली पढ़ना होता है, हम उनको लीनियंटली नहीं पढ़ सकते, हम उनको लूजली इंटरप्रेट नहीं कर सकते। और यहां बोला गया है सर अगर ऑफेंस हुआ होता तो कहीं ना कहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एफआईआर लिखवानी पड़ती सर, लेकिन एफआईआर तो कहीं लिखी ही नहीं, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस मानता ही नहीं जिसके ग्राउंड पर, जिस ग्राउंड पर उसने उस एम्प्लॉय को उसकी जॉब से निकाला है। सर वो ये तो कहता है कि एम्प्लॉय ने मिसकंडक्ट किया है, लेकिन वो ये नहीं कहता, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये नहीं कहता कि उसने क्रिमिनल ऑफेंस किया। जब ऑफेंस ही नहीं है तो फिर सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 के क्लॉज बी के सब क्लॉज 2 में आप फॉल ही नहीं करते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है। और देखिए क्या लिखा है, कहते हैं दाउ द लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लेंट बैंक हैज कंटेंडेड दैट द कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट एम्प्लॉय which leads to the framing of charges in the departmental proceedings involving moral turpitude, we are afraid the contention cannot be appreciated। सर यहां पे क्या कहते हैं, ध्यान से, दाउ द लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लेंट बैंक, कहते हैं लर्नेड काउंसिल के, जो बैंक का लर्नेड काउंसिल था, जो बैंक के एडवोकेट थे, उन्होंने बिल्कुल क्लियर तरीके से ये बताया है कि सर जो एम्प्लॉय ने जो भी एक्टिविटी की थी, जो भी चार्जेस उनके अगेंस्ट फ्रेम किए गए हैं इन द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, दोज एक्टिविटीज आर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, बट अगेन वी आर अफ्रेड दैट द कंटेंशन कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड। लेकिन फिर भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम उनके कंटेंशन को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्यों? कहते हैं इट इज नॉट द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉरफीचर ऑफ ग्रेचुटी। ध्यान से वर्ड को देखिएगा, कहते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के कंडक्ट को जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है, हम उसको ग्राउंड नहीं बना सकते फॉर द फॉरफीचर ऑफ द अमाउंट ऑफ द ग्रेचुटी ऑफ द एम्प्लॉय। कहते हैं बट द कंडक्ट और द एक्ट शुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। सर सिर्फ एक्टिविटी से काम नहीं चलेगा, जो एक्टिविटी हुई है वो एक ऑफेंस होना चाहिए विच इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड, और हमारे केस में वो ऑफेंस नहीं है, वो सिर्फ एक मिसकंडक्ट है। ऑफेंस होता तो हम ऐसे कहते हैं कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है, मिसकंडक्ट तो एक सिविल नेचर की लायबिलिटी। कहते हैं टू बी एन ऑफेंस द एक्ट शुड बी मेड पनिशेबल अंडर लॉ। कहते हैं और अगर ऑफेंस है तो अगर आप ऑफेंस उसको मानते हैं तो इट शुड बी पनिशेबल अंडर द लॉ, दैट इज एब्सोल्युटली इन द रियल्म ऑफ क्रिमिनल लॉ, फिर तो वो क्रिमिनल लॉ का मैटर बन जाता। बट इट इज नॉट फॉर द बैंक टू डिसाइड वेदर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, इट इज फॉर द कोर्ट। कोर्ट कहती है, यहां पे ये कहती है, लेकिन ये काम कोर्ट का है ये कहना कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ, बैंक का काम नहीं है ये डिक्लेयर करना कि एम्प्लॉय ने ऑफेंस कमिट किया। बैंक सिर्फ ये कह सकता है सर मिसकंडक्ट हुआ। अगर बैंक को लगता है ऑफेंस हुआ है तो उसके अगेंस्ट क्वेश्चन रेज होता ना सर, एफआईआर लिखवाई जाती, कोर्ट में से मैटर आता, बैंक प्रूव करता ऑफेंस हुआ है, तब कोर्ट डिसाइड करता कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ। कहते हैं अपार्ट फ्रॉम द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय द एप्लेंट बैंक, द बैंक हैज नॉट सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन either by registering an FIR or by filing a criminal complaint so as to establish that the misconduct leading to dismissal is an offense involving moral turpitude। सुप्रीम कोर्ट कहती है सर अगर हम सारे रिकॉर्ड्स देखें तो कहीं पे भी बैंक ने सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को लॉन्च किया, ना ही उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कराई, ना ही कोई कंप्लेंट रजिस्टर कराई, क्रिमिनल कंप्लेंट रजिस्टर कराई, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि एम्प्लॉय के द्वारा किया हुआ मिसकंडक्ट एक ऑफेंस है इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। क्योंकि बैंक ने ऐसा कुछ नहीं किया, इस वजह से हम ये मानेंगे कि सर ये खाली एक मिसकंडक्ट है, बल्कि ये ऑफेंस नहीं है। And under section 6, under section 4 subsection 6 clause b sub clause 2 of the act, forfeiture of gratuity is permissible only if the termination of if employee is for any misconduct which constitute an offense involving moral turpitude।
कहते हैं अगर हम सब क्लॉज 2 को पढ़ें तो वहां फॉरफीचर का राइट तो दिया है, लेकिन वो सिर्फ ऑफेंस के केस में दिया है, सिर्फ मिसकंडक्ट के केस में नहीं दिया। एंड कन्विक्टेड अकॉर्डिंगली बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, और कहते हैं जिसने वो ऑफेंस किया है उसको कन्विक्शन भी होनी चाहिए। कन्विक्शन होने का मतलब उसको जेल भी होनी चाहिए, या हम ऐसे भी बोले कोर्ट उसको माने कि हाँ उसने ऑफेंस किया है। जेल वर्ड यूज नहीं करते, हम ऐसे बोलेंगे कन्विक्टेड का मतलब है कि कोर्ट कहती है कि हाँ सच में उस पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम किया है, लेकिन कोर्ट के सामने तो ये मैटर आया ही नहीं कभी। कहते हैं इन जसवंत सिंह गिल वर्सेस भरत कोकिंग कोल लिमिटेड, इट हैज बीन हेल्ड बाय दिस कोर्ट दैट फॉरफीचर ऑफ ग्रेचुटी आइदर होली और पार्शियली इज परमिसिबल अंडर सबसेक्शन 6 क्लॉज बी सब क्लॉज 2 ओनली इन द इवेंट दैट termination is an account of righteous or disorderly conduct or any other act of violence or an account of an act constituting an offense involving moral turpitude when he is convicted। कहते हैं एक पर्टिकुलर केस को रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर हम उस केस के डिस्कशंस को देखें, उस केस के फैक्ट्स को देखें, तो इस केस से और उस केस के फैक्ट्स बिल्कुल मिलते जुलते हैं। वहां पे साफ साफ बोला गया था फॉरफीचर ऑफ ग्रेचुटी हो सकती है, लेकिन सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्राउंड्स सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में लिखे हुए थे, यही तो ग्राउंड्स लिखे हुए थे। कहते हैं इन द प्रेजेंट केस देयर इज नो कन्विक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट फॉर द मिसकंडक्ट व्हिच अकॉर्डिंग टू द बैंक इज एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। कहते हैं हमारे इस पर्टिकुलर केस में डिसमिसल ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ प्रोसीडिंग्स में लिया गया है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में लिया गया है, उसके अगेंस्ट कोई ट्रायल कोर्ट में ट्रायल नहीं चला। Hence, there is no justification for the forfeiture of gratuity on the ground stated in the order dated this that the misconduct proved against you amounts to acts involving moral turpitude। इसी वजह से कहते हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डिसमिसल का ऑर्डर तो चलो ठीक है क्योंकि वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में आपका पार्ट है, लेकिन आप फॉरफीचर नहीं कर सकते ग्रेचुटी अमाउंट का, क्योंकि जो आपने ऑर्डर पास किया उसमें आपने लिखा है कि इट इज अ मिसकंडक्ट proved against you amounts to acts involving moral turpitude। इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि कन्विक्शन नहीं हुई, ऑफेंस नहीं हुआ। At the risk of redundancy, we may state that the requirement of the statute is not the proof of misconduct of act involving moral turpitude, but the act should constitute an offense। कहते हैं अगर हम देखें लॉ को पढ़ें, लॉ को सही तरीके से पढ़ें, तो लॉ ये नहीं कहता कि सिर्फ मिसकंडक्ट हो इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड तो उसमें उसके अमाउंट को फॉरफिट कर लीजिएगा। लॉ ये कहता है कि जो एक्टिविटी हुई है, अगर मिसकंडक्ट की एक्टिविटी हुई भी है तो इट शुड बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस फॉर फॉरफीचर ऑफ द अमाउंट, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं therefore that the act must prevail over the rules on payment of gratuity framed by the employer is also a settled position। और साफ बोला जाएगा कि सर जो लॉ में लिखा है वो सुप्रीम है, अगर एम्प्लॉयर अपने कुछ ग्रेचुटी रूल्स बनाना चाहता है तो वो लॉ को वायलेट नहीं कर सकते, तो लॉ इज अ सुप्रीम। Therefore, the appellant cannot take recourse to its own rules, ignoring the act for denying gratuity। बैंक ने अगर अपने रूल्स में ऐसा लिखा हुआ है तो वह एक्ट के अगेंस्ट है और हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। टू सम अप, कहते हैं फाइनली हम अपना डिसीजन सम अप करते हैं। फॉरफीचर ऑफ ग्रेचुटी इज नॉट ऑटोमेटिक ऑन डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। फॉरफीचर करना ऑटोमेटिक डिसीजन नहीं होगा, इट इज सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 4। आपको उसके लिए एक्ट देखना पड़ेगा, उसके प्रोविजंस देखने पड़ेंगे। दस दाउ फॉर डिफरेंट रीजंस एज वेल वी फाइंड नो मेरिट इन द अपील एंड इट इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड, नो कॉस्ट। इसी वजह से यहाँ पे अपील को डिसमिस किया जाता है और किसी को भी लिटिगेशन कॉस्ट का एडवांटेज नहीं मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर, केस नंबर 44 आता है हमारे सामने। कहते हैं केस नंबर 44 किसके बीच में है? कहते हैं दो पार्टीज लिखी हुई हैं, एक लिखा है कोल इंडिया लिमिटेड, हम ऐसे बोलेंगे कि एक कंपनी है, एंड बिटवीन नवीन कुमार सिंह जो कि एक एम्प्लॉय है। कहते हैं केस है कंपनी के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में। कौन सा केस है सर? ध्यान से सुनिएगा अभी। कहते लिखा इंटर कंपनी ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट। इंटर कंपनी ट्रांसफर का मतलब लाइक हम ऐसे बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। कहते कोल इंडिया लिमिटेड की दो यूनिट 1 यूनिट 2, यहां पे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय, एक वर्कर, एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, वर्किंग। अब वो कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजर से कहता है कि सर ये यूनिट ना मेरे घर से बहुत दूर है, सर मैं अपने घर से बहुत दूर रहता हूँ, मेरे घर में मेरे बूढ़े मम्मी पापा हैं, मेरे को सर ट्रांसफ़र लेना है यूनिट 2 में, क्योंकि सर यूनिट 2 जिस शहर में है उसी शहर में मेरा होम टाउन है, मेरे को बहुत सहूलियत हो जाएगी अगर आप मेरे को यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 2 में ट्रांसफ़र कर दें। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या इस वर्कर का एम्प्लॉयर चेंज हो रहा है इस ट्रांसफ़र की वजह से? कहते हैं सर ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ यूनिट चेंज हो रही है और दोनों ही यूनिट किसका पार्ट है? कोल इंडिया लिमिटेड का। इसको हम बोलते हैं इंटर ट्रांसफ़र, ठीक है। लेकिन ये ट्रांसफर कोल इंडिया लिमिटेड अपने आप कर रही है या एम्प्लॉय खुद इंसिस्ट कर रहा है इसके लिए? कहते हैं सर हमारे केस में अगर हम देखें तो यूनिट 1 से यूनिट 2 में जाने के लिए वर्कर एम्प्लॉय खुद इंसिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो रीजन दे रहा है कि सर यूनिट 2 जिस एरिया में है वहीं मेरा घर है, वहां मेरे बूढ़े मम्मी पापा रहते हैं, उनकी सेवा करने का मेरे को मौका मिलेगा, उनको मेरी जरूरत है। सर हमारा प्लांट यूनिट 2 जिस जगह पे है वहीं हमारा घर है, तो सर आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरे को यूनिट 1 से यूनिट 2 में ट्रांसफर कर दें, जिनसे मैं अपना काम भी कर लूंगा, अपने बूढ़े मम्मी पापा की सेवा भी कर लूंगा। कोल इंडिया लिमिटेड कहती है ठीक है, आपका ये खुद का डिसीजन है ट्रांसफर लेने का, हम ट्रांसफर करना अलाउ करेंगे।
कोल इंडिया लिमिटेड ने खुद ट्रांसफर नहीं किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा इस चीज में, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों सिचुएशन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ट्रांसफर तो हो सकता है, एक ट्रांसफर हो रहा है एम्प्लॉयर खुद कर रहा है, एक ट्रांसफर एम्प्लॉय इंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, कहते लिखा इंटर कंपनी ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट, कह रहे हैं एक ही कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, लेकिन है वो एक पेरेंट कंपनी का पार्ट, एक ही एम्प्लॉयर है। ठीक है, कहते वेदर एम्प्लॉय लूजेज हिज सर्विस बेनिफिट ऑफ हिज ट्रांसफरर कंपनी, कहते हैं अब जितना काम उसने यूनिट 1 में किया है, क्या उसको वो सारा काम एग्रीगेट होकर यूनिट 2 में नहीं मिलेगा? क्या जितने सर्विस बेनिफिट उसको यूनिट 1 में काम करते समय मिल रहे थे, क्या ट्रांसफर लेने की वजह से उसको वो सारे सर्विस बेनिफिट अब नहीं मिलेंगे? हेल्ड नो, सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो पहले प्रोविजन को पढ़ते हैं, फैक्ट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि ऐसा क्या हो गया है इसमें। आइए देखते हैं से क्या लिखा। कहते लिखा दीज अपील्स, पहले तो देखिए अपील किसने की है। कहते सबसे पहले कंपनी लिखी हुई थी और दूसरे नंबर पे पार्टी एम्प्लॉय थी। देखिए ऊपर लिखा हुआ है कोल इंडिया लिमिटेड वर्सेस नवीन कुमार सिंह। आइए देखते हैं। कहते द अपील, दीज अपील्स इमैनेट फ्रॉम द जजमेंट एंड ऑर्डर पास बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। कहते हैं जो पर्टिकुलर अपील लगाई जा रही है बाय कोल इंडिया लिमिटेड, ये पर्टिकुलर अपील कोल इंडिया लिमिटेड लगा रही है किसके डिसीजन के अगेंस्ट? कहते हैं हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के डिवीजन बेंच जज के अगेंस्ट, वेयर बाय द हाई कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द सिंगल जज with minor modifications and declared that the past services of the respondent in the previous company of the appellant could not be forfeited for all purposes in the event of an intercompany transfer on personal grounds at his request। जरा इस चीज को जो मैंने हाईलाइट किया इसको बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क कर लीजिए। कहते हैं सर डिवीजन बेंच जो हाई कोर्ट ऑफ झारखंड है, जो झारखंड हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच है, सर उसने सिंगल जज के डिसीजन को ही अपहेल्ड किया। उन्होंने बोला सिंगल जज का डिसीजन बिल्कुल ठीक है, हाँ कुछ मॉडिफिकेशंस की, लेकिन उन्होंने इस चीज को डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया जरा ध्यान से देखिएगा। डिक्लेयर क्या किया? डेट द पास्ट सर्विसेज ऑफ द रिस्पोंडेंट, पास्ट सर्विसेज हमारे एग्जांपल में लाइक यूनिट 1 से वो यूनिट 2 में जा रहा था, से यूनिट 1 में उसने 4 साल काम किया और अब वो यूनिट 2 में ट्रांसफर ले रहा है। वो ट्रांसफर कंपनी कर रही है या वो खुद ले रहा है? सर ऑन हिज ओन वो ट्रांसफर ले रहा है, वो खुद ट्रांसफर लेना चाहता है। ठीक है सर, यूनिट 1 से यूनिट 2 में आ रहा है वो। सर यहां पे ये बोला जा रहा है कि जब वो यूनिट 2 में आएगा तो सर जो इसका 4 साल का ये पर्टिकुलर ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या ये यहां से कंटिन्यू होना चाहिए या हम बोलेंगे यूनिट 2 में वो फ्रेश स्टार्ट करेगा? तो कहते हैं यहाँ पे बेंच, डिवीजन बेंच क्या कहती है हाई कोर्ट की, कहते हैं दैट द पास्ट सर्विसेज ऑफ द रिस्पोंडेंट इन द प्रीवियस कंपनी, हमारे केस में जो रिस्पोंडेंट है उसकी पास्ट सर्विसेज है 4 साल की, प्रीवियस कंपनी है यूनिट 1 ऑफ द एपेलेंट है सर कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की ही, कुड नॉट बी फॉरफिटेड। सर इस पूरे 4 साल को आप फॉरफिट नहीं कर सकते फॉर ऑल पर्पसेस। ये ऑल पर्पसेस पे ध्यान लगाइए, कुछ पर्पसेस के लिए फॉरफिट की जा सकती है बट सारे पर्पस के लिए फॉरफिट कर दी जाए ऐसा नहीं है। इन द इवेंट ऑफ एन इंटर कंपनी ट्रांसफर ऑन पर्सनल ग्राउंड्स एट हिज ओन रिक्वेस्ट। सर आप इस पर्टिकुलर 4 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को इग्नोर कर सकते हो कुछ मैटर्स के लिए, बट सारे मैटर्स के लिए इग्नोर हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कहते ठीक है, कहते द एम्प्लॉयर एपेलेंट इज इन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, और इसी ऑर्डर के अगेंस्ट कोल इंडिया लिमिटेड कहां आ गई है? सुप्रीम कोर्ट। कोल इंडिया लिमिटेड कहती है सर यूनिट 1 से यूनिट 2 में आने की वजह से उसका सारा पास्ट एक्सपीरियंस हम फॉरफिट कर देंगे, सारे सर्विस बेनिफिट हम फॉरफिट कर देंगे। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं, ऐसा करना गलत है। पहले जरा समझो, ध्यान से समझना जरा। कहते हैं ये क्यों लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो। कहते हैं मान लीजिए यूनिट 1 में एक पर्टिकुलर पर्सन है, चलिए मैं यहां पे इसको रब करता हूं पहले, आइए देखते हैं यहां लिखते हैं जरा। कहते हैं मान लीजिए कि यूनिट 1 में एक पर्टिकुलर वर्कर है मिस्टर एक्स, वो 4 साल से यूनिट 1 में काम कर रहे हैं, अब वो जा रहे हैं यूनिट 2 में, यूनिट 2 में जा रहे हैं। कहते हैं यूनिट 2 में उनका रैंक सेम है, जिस रैंक पे वो यूनिट 1 में काम करते थे सेम उसी रैंक में वो यूनिट 2 में जा रहे हैं। सर यूनिट 2 में ना इसी रैंक का एक और एम्प्लॉय है मिस्टर वाई, वो ऑलरेडी यूनिट 2 का पार्ट है। अब ध्यान से सुनिए, मिस्टर एक्स है यूनिट 1 में, मिस्टर वाई है यूनिट 2 में। मिस्टर एक्स को यूनिट 1 में 4 साल का एक्सपीरियंस है, मिस्टर वाई को से कह देते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस। कितने साल का एक्सपीरियंस है? 2 साल का। वो यूनिट 2 में 2 साल से काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। कहते हैं जरा ध्यान से सुनिए, मिस्टर एक्स है वो यूनिट 1 में 4 साल एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, और ये अगर मिस्टर एक्स यूनिट 2 में चले जाएं तो कहीं ना कहीं उनको मिस्टर वाई के साथ काम करना होगा, दोनों की रैंक सेम है। अब जरा बात को समझिएगा, जब यूनिट 2 में प्रमोशन की बात आएगी कि यूनिट 2 में इस रैंक के ऑफिसर का प्रमोशन हो, तो प्रमोशन किसका होना चाहिए, मिस्टर एक्स का या मिस्टर वाई का? कहते हैं सर अगर एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखें तो मिस्टर एक्स के पास 4 साल का एक्सपीरियंस है और मिस्टर वाई के पास सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो सर इस ग्राउंड पे तो
मिस्टर एक्स का प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन मिस्टर वाई यहां पे खड़ा हो जाएगा और मिस्टर वाई क्या बोलेगा, यार ये तो बात गलत है। मिस्टर एक्स को ऑल्दो 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको अपनी यूनिट 1 का एक्सपीरियंस है। सर हमारी यूनिट का एक्सपीरियंस उसके पास 0 है। हमारी यूनिट का एक्सपीरियंस तो कहीं ना कहीं मेरे पास है 2 साल का, वो भी। कहते हैं आप इस चीज को क्यों देख रहे हो कि मिस्टर एक्स ने 4 साल नौकरी किया है। इस चीज को देखो कि जिस यूनिट में उनका इंक्रीमेंट होने वाला है, जिस यूनिट में उनका प्रमोशन होने वाला है, उस पर्टिकुलर यूनिट में तो उनके पास एक्सपीरियंस 0 है। इसीलिए यहां पे बोला गया था कि कंपनी यहां पे क्या कह रही है कि जब कोई पर्टिकुलर पर्सन खुद अपने पर्सनल ग्राउंड्स पे एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाएगा, तो जो बेनिफिट्स उसको पहली कंपनी में मिल रहे थे वो सारे बेनिफिट्स उसके हम फॉरफीट कर लेंगे अगर वो ट्रांसफर लेता है किसी दूसरी कंपनी में। और ये वो बेनिफिट क्या है, जैसे मैंने आपको ये प्रमोशन वाला बेनिफिट बताया। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कह रहे इसको पहले पढ़ लेते हैं जरा। आइए पहले इसको पढ़ते हैं जरा कि सर ऐसा लिखा क्या है। कहते हैं मैंने कुछ ये सम अदर डिटेल्स दी हैं। ये सम अदर डिटेल्स आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी बच्चे, ये मैंने आपको अलग से नोट करके दी हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी, इसके बिना केस समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं सर इनके बीच में ना एक पॉलिसी है, कोल इंडिया लिमिटेड की एक पॉलिसी है, और उस पॉलिसी के क्लॉज नंबर 11 में ये लिखा हुआ है क्या। कहते लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ सीनियोरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इन E1 to E4 ग्रेड्स ऑन इंटर कंपनी ट्रांसफर्स। कहते हैं ये इंटर कंपनी ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग एक क्लॉज नंबर 11 दिया हुआ है, और इस क्लॉज नंबर 11 में किस चीज के बारे में बोला गया है। कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सीनियोरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इन E1 to E4 ग्रेड ऑन इंटर कंपनी ट्रांसफर्स। कहते हैं जो क्लॉज 11 है ना सर, ये 4 ग्रेड्स के एम्प्लॉइज की बात करता है, E1, E2, E3 एंड E4। कहते हैं ये रैंक है सर, एग्जीक्यूटिव रैंक 1, एग्जीक्यूटिव रैंक 2, एग्जीक्यूटिव रैंक 3, एग्जीक्यूटिव रैंक 4, और इन चारों के ही इंटर कंपनी ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग सीनियोरिटी की बात करता है ये क्लॉज 11। ठीक है। कहते हैं दिस इशू हैज 2 एस्पेक्ट्स। कहते हैं इस पर्टिकुलर क्लॉज 11 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट कहते हैं इंटर कंपनी ट्रांसफर्स अफेक्टेड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। कह रहे हैं पहला, ट्रांसफर अलाउड है, ट्रांसफर पॉसिबल है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स का मतलब है कि कंपनी खुद इस पर्टिकुलर ट्रांसफर को एग्जीक्यूट कर रही है। कंपनी खुद कह रही है कि मिस्टर एक्स तुम तुम E2 रैंक के ऑफिसर हो, हम तुमको यूनिट 1 से यूनिट 2 में भेजते हैं। ऑफिसर वो पर्टिकुलर कुछ कर ही नहीं पाएगा क्योंकि कंपनी का ऑर्डर आया, उसको ट्रांसफर लेना पड़ेगा। कहते हो सेकंड ट्रांसफर अलाउड है, इंटर कंपनी ट्रांसफर इफेक्टेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कंसर्न्ड ऑन पर्सनल ग्राउंड्स। दूसरा ग्राउंड यहां पे क्या है कि सर वो ऑफिसर अपने पर्सनल ग्राउंड्स पे ट्रांसफर लेना चाहता है। दोनों में यही डिफरेंस है जो मैंने पहले आपको बताया था। पहले लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स, दूसरा लिखा रिक्वेस्ट पे। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स का मतलब यहां पे क्या है कि आपको कंपनी ट्रांसफर दे रही है, और पर्सनल ग्राउंड्स का मतलब है कि आप कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई हमारा ट्रांसफर कर दो। ठीक है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम द ऑफिसर्स इन E1 to E4 ग्रेड्स बिलोंग टू द रिस्पेक्टिव कंपनी कैडर ऑन एज इन वेरियस बेसिस। कह रहे हैं यहां पे क्या बोला गया, इस सिस्टम के एग्जिस्टिंग सिस्टम के अगेंस्ट जो ऑफिसर E1 से लेके E4 ग्रेड तक है, दे बिलोंग टू द रिस्पेक्टिव कंपनी कैडर, वो इसी कंपनी के कैडर में आते हैं। their career growth up to E5 grade is within the company। अब ये E4 से E5 में भी प्रमोट हो सकते हैं, और ये कंपनी डिसाइड करेगी कि इनको E1, E2, E3, E4 वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को E5 पे प्रमोट करना है या नहीं करना। कहते हैं व्हेन एन एग्जीक्यूटिव इन दीज ग्रेड्स मूव फ्रॉम वन कंपनी टू द अनदर ही गेट एब्जॉर्ब्स इन द एप्रोप्रिएट कैडर ऑफ दैट कंपनी। कहते हैं इन एग्जीक्यूटिव्स में से किसी भी ग्रेड का हो, अगर वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर दिया जाता है उसी एप्रोप्रिएट कैडर में, इसी कंपनी के। मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएगा तो अभी इस कंपनी के कैडर में है, दूसरी कंपनी में जाएगा तो दूसरी कंपनी के कैडर में आ जाएगा, क्योंकि अब वो उस कंपनी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। कहते हैं द कमिटी रिकमेंड्स। कहते हैं कमिटी का कहती है, जरा ध्यान से देखिए। कहते हैं अगर यहां पे E2 रैंक का ऑफिसर है तो दूसरे कंपनी में जब जाएगा तो वहां पे भी E2 रैंक के ऑफिसर में ही प्रमोट किया जाएगा। अगर यहां E3 रैंक का ऑफिसर है तो दूसरी कंपनी में जाएगा तो E3 ही वाले ऑफिसर की रैंक पे रहेगा, कम थोड़ी ना हो जाएगा कि इस कंपनी में तुम E2 ऑफिसर थे वहां E1 बन गए, यहां E4 थे वहां E3 बन गए। नहीं, रैंक सेम रहेगी, कैडर सेम रहेगा, कंपनी बदल जाएगी। ठीक है। कहते हैं द कमिटी रिकमेंड्स दैट, लेकिन इसी क्लॉज 11 का सब क्लॉज 1 है और उसमें एक कमेटी है, और वो कमेटी रिकमेंड क्या करती है, ध्यान से, व्हेन एन इंटर कंपनी ट्रांसफर इज इफेक्टेड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। ध्यान से देखिएगा। द सीनियोरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव शैल बी फिक्स्ड इन द कंपनी टू विच ही इज ट्रांसफर्ड टेकिंग इनटू अकाउंट हिज डेट ऑफ एंट्री इनटू द ग्रेड। कहते हैं ध्यान से सुनिएगा, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन, मान लीजिए मिस्टर एक्स, जिनको यूनिट 1 में अपॉइंट किया गया था से 1 अगस्त 2002 को, इस अगस्त को जरा यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ऐसा नहीं लिखता हूँ,
1 अगस्त 2002 को मिस्टर एक्स को यूनिट 1 में एम्प्लॉय किया गया था, से E2 लेवल पे, ठीक है। कहते हैं फिर 4 साल के बाद, आफ्टर 4 ईयर्स, से 1 अगस्त 2006 को ही कंपनी ने मिस्टर एक्स को बोला अब हम आपको यूनिट 2 में ट्रांसफर कर रहे हैं। कंपनी ट्रांसफर कर रही है, एम्प्लॉय खुद नहीं होना चाहता। कहते हैं कंपनी ने इनको यूनिट 2 में ट्रांसफर कर दिया, सेम रैंक पे, E2 रैंक पे, ठीक है। कहते हैं 2 साल हो चुके हैं यहां पे इनको यूनिट 2 में काम करते हुए। सर अगर हम यहां पे इनकी सीनियरिटी चेक करें, यहां पे इनकी हम क्या चेक करें, सीनियरिटी, तो सर यहां पे इनकी सीनियरिटी अगर हम काउंट करेंगे तो सर 6 साल बनती है, क्योंकि 4 साल वो यूनिट 1 में रहे, 2 साल यूनिट 2 में रहे, टोटल कितना हो गया, 6 साल। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये मिस्टर एक्स E2 रैंक पे 6 साल से पोस्टेड है। सर क्या हम दोनों चीजों को ऐड कर सकते हैं? कहते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे कंपनी ने खुद ट्रांसफर किया है तो काउंट होगा। तभी देखो क्या लिखा है, लिखा when an intercompany transfer is effected on administrative grounds, the seniority of the executive shall be fixed in the company to which he is transferred, taking into account his date of entry into the grade. सर वो इस ग्रेड में कब आए? सर वो E2 ग्रेड में तो 1 अगस्त 2002 को ही आ गए थे। हमको इस कंपनी के रिगार्डिंग अब लेना देना नहीं है कि वो यूनिट 1 में है या यूनिट 2 में है, ठीक है सर। लेकिन अगर उन्होंने ट्रांसफर लिया है पर्सनल ग्राउंड्स पे, कहते लिखा when the intercompany transfer is effected on personal grounds not on administrative grounds। सर पर्सनल ग्राउंड्स पे ट्रांसफर हुआ है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कंसर्न, और सर वो ट्रांसफर के लिए एग्जीक्यूटिव ने खुद बोला है then his seniority in the company to which he is transferred shall be fixed as if he entered the grade on the date of his assumption of charge in the new company। कहते हैं सर उस सिचुएशन में हम उनकी सीनियरिटी को पहली कंपनी से नहीं देखेंगे सर, उस दिन से काउंट करेंगे जिस दिन वो उस नई कंपनी में उसी रैंक पर पोस्ट हुए हैं। जैसे हमारे केस में अगर पर्सनल ग्राउंड्स पे होता तो आप 6 साल के बाद भी उनकी जो सीनियरिटी होती सर वो सिर्फ 2 ही साल की मानी जाती। सर वो जो सीनियरिटी है वो 4 साल बेकार हो जाएंगे, इनकी सीनियरिटी सिर्फ 2 साल ही काउंट की जाएगी अगर पर्सनल ग्राउंड्स पे। ऑल्दो वो पर्टिकुलर ऑफिसर E2 रैंक पे 6 सालों से है टोटल, लेकिन सर पहले 4 साल तो वो कंपनी 1 में था, यूनिट 1 में था, और उसने पर्सनल ग्राउंड्स पे ट्रांसफर लिया था। हम उसको एग्रीगेट का बेनिफिट नहीं देंगे, हम बोलेंगे तुम्हारे पास सिर्फ एक्सपीरियंस 2 साल का है। रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नहीं तो सारे एम्प्लॉयज में क्लैश होने लगेगी। और कमेटी ऐसा भी लिखती है कि हम चाहेंगे तो ट्रांसफर कर देंगे, तुम चाहोगे ट्रांसफर लेना तो तुमको कुछ ना कुछ नुकसान भी झेलना पड़ेगा। और वो देखो नुकसान झेल रहा है, 6 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी काउंट कितना क्या किया जा रहा है, वो यही बोला जा रहा है कि तुम 2 साल सीनियर हो, ना कि 6 साल। एक्चुअल में वो 6 साल है, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ 2 ही साल है, क्योंकि इस कंपनी में उसको आए हुए 2 साल हुए हैं, और वो इस कंपनी में आया क्यों है, पर्सनल ग्राउंड्स पे आया। ठीक है, कहते हैं आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, such executive will lose his past seniority in the grade, and this is the most important line। सर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस केस में हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि उस एग्जीक्यूटिव को अपना पास्ट सीनियरिटी लूज करना पड़ेगा अगर वो वॉलंटरी ट्रांसफर चाहता है। दिस पॉलिसी वाज फर्दर क्लैरिफाइड बाय एन ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 5 जून 1985 इशूड बाय द सेंट्रल जनरल मैनेजर पर्सनल, व्हिच रीड्स एज फॉलोज। और कहते हैं कमिटी के इस पर्टिकुलर क्लॉज को एक मेमो के थ्रू, एक मेमोरेंडम के थ्रू और एक्सप्लेन किया गया, और उसमें भी ये बात लिखी है। क्या लिखी है ध्यान से देखिए। कहते हैं अंडर द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी व्हेन द इंटर कंपनी ट्रांसफर इज इफेक्टेड ऑन पर्सनल ग्राउंड्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कंसर्न, हमको सब कुछ समझ में आ रहा है। हिज और हर सीनियरिटी इन द कंपनी टू विच ही और शी इज ट्रांसफर्ड इज फिक्स्ड as if she entered the grade on the date of his or her assumption of charge in the new company, and the executive loses his or her past seniority in the grade। सर ये चीज़ तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, और यही चीज़ जनरल मैनेजर पर्सनल, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उन्होंने मेमोरेंडम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर कर दिया उन्होंने कि आप पर्सनल ग्राउंड्स पे अगर ट्रांसफर लेंगे तो जिस दिन आपके नई कंपनी में ट्रांसफर हुआ है आपकी सीनियरिटी वहीं से कैलकुलेट होगी, पुरानी कंपनी की सीनियरिटी को काउंट नहीं, पुराने कंपनी में किए हुए टाइम को सीनियरिटी में काउंट नहीं किया जाएगा। An issue has been raised whether in such cases the period of service in a grade put in by the executive in the previous company will also count towards eligibility for promotion or not। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये यहां पे आया कि सर प्रमोशन के लिए क्या होगा। सर ये तो समझ में आ गया कि सीनियरिटी के लिए वो काउंटिंग नहीं की जाएगी, सर प्रमोशन के लिए काउंटिंग की जाएगी या नहीं की जाएगी ये बताइए। और यही इस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन रेज भी हुआ है।
सर ये तो समझ में आ गया कि सीनियरिटी के लिए आपके क्लॉजेस के लिए साफ बोल दिया गया है कि सीनियरिटी के लिए आपको किसी भी तरीके का एग्रीगेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर पर्सनल ग्राउंड्स पे ट्रांसफर हो। सर क्वेश्चन तो मेरा ये है, इशू ये है, इशू हैज बीन रेज्ड वेदर इन सच केसेस, अगर पर्सनल ग्राउंड पे ट्रांसफर हो रहा है तो द पीरियड ऑफ सर्विस इन अ ग्रेड पुट इन बाय द एग्जीक्यूटिव इन द प्रीवियस कंपनी विल आल्सो काउंट टुवर्ड्स एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन और नॉट। सर ये बताइए कि टोटल पीरियड प्रमोशन के लिए काउंट होगा या नहीं होगा, ये केस है। कहते हैं इसका इसी पॉलिसी 11 क्लॉज 11 का पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, इन दिस कनेक्शन इट इज क्लैरिफाइड दैट व्हाइल द नेम ऑफ द ऑफिसर ट्रांसफर्ड ऑन रिक्वेस्ट विल बी प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द सीनियरिटी लिस्ट। ध्यान से सुनिए, कहते हैं इन दिस कनेक्शन इट इज क्लैरिफाइड दैट, कहते हैं इस कनेक्शन के लिए क्लैरिफाई किया गया है दैट व्हाइल द नेम ऑफ द ऑफिसर ट्रांसफर्ड, सर हमारा जो ऑफिसर ट्रांसफर हो रहा है वो मिस्टर एक्स है, यूनिट 1 से यूनिट 2 में जा रहा था, यहाँ 4 साल का एक्सपीरियंस था, यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस है। कहते ध्यान से देखिए, इन दिस कनेक्शन इट इज क्लैरिफाइड दैट व्हाइल द नेम ऑफ द ऑफिसर ट्रांसफर्ड ऑन रिक्वेस्ट विल बी प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द सीनियरिटी लिस्ट इन हिज और हर ग्रेड इन द न्यू कंपनी when the officer immediately senior to his or her in the new company becomes eligible for promotion। कहते हैं ध्यान रखिएगा, यूनिट 2 में जब वो अपॉइंट होगा तो सर प्रमोशन के लिए इसका सीनियरिटी के लेवल पे जो रैंक होगा वो सबसे लास्ट होगा, बिल्कुल बिलो पे होगा। इसका मतलब उसी रैंक पे जब यूनिट 2 में ऑलरेडी कोई पर्सन एम्प्लॉयड है तो पहले उसको मौका मिलेगा, इसको बाद में मिलेगा। कहते देखो लिखा हुआ है, इन दिस कनेक्शन इट इज क्लैरिफाइड दैट व्हाइल द नेम ऑफ द ऑफिसर ट्रांसफर्ड ऑन रिक्वेस्ट, सर जिसका जो ऑफिसर ट्रांसफर ले रहा है रिक्वेस्ट पे, पर्सनल ग्राउंड्स पे, ही विल बी प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द सीनियरिटी लिस्ट, सर वो सीनियरिटी लिस्ट के सबसे नीचे में होगा इन हिज और हर ग्रेड, अपने ग्रेड के ऑफिसर्स के सामने, इन द न्यू कंपनी व्हेन द ऑफिसर इमीडिएटली सीनियर टू हिज और हर इन द न्यू कंपनी बिकम्स एलिजिबल फॉर प्रमोशन, से आफ्टर 1 year द ट्रांसफरी विल ऑल्सो बिकम एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर प्रमोशन प्रोवाइडेड ही और शी पुट इन द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड ग्रेड इन द प्रीवियस कंपनी। कहते हैं पुराने टाइम पीरियड के सीनियरिटी के अकॉर्डिंग तो वो बिल्कुल लास्ट में होगा, बट प्रमोशन के लिए उसका क्राइटेरिया अलग है। अब यहां पे साफ साफ मेंशन है कि प्रमोशन के लिए क्राइटेरिया अलग है और कहीं ना कहीं सीनियरिटी के लिए क्राइटेरिया अलग है। अब ध्यान से देखिए, ऑन अ फेयर रीडिंग ऑफ क्लॉज 11, जो कि आपको वैसे मॉड्यूल में कहीं नहीं दी बट मैंने आपको करा दी। कहते हैं सर अगर आप क्लॉज 11 पॉलिसी के क्लॉज 11 को पढ़िए तो देयर इज नथिंग टू इंडिकेट दैट ट्रांसफरी वुड लूज हिज पास्ट सर्विस रेंडर्ड इन द पेरेंट कंपनी फॉर ऑल पर्पसेस। सर वो सीनियरिटी के पर्पस के लिए तो उसको बेकार हो जाएगा, बट प्रमोशन के लिए बेकार नहीं होगा। कहते हैं द पॉलिसी ऑफ फॉरफीचर ऑफ सीनियरिटी इन द पेरेंट कंपनी हाउएवर इज लिमिटेड टू द एग्जीक्यूटिव्स हु सीक इंटर कंपनी ट्रांसफर ऑन पर्सनल ग्राउंड्स। कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिसी के रूल्स के अकॉर्डिंग साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ट्रांसफर अपने पर्सनल ग्राउंड्स पे लेते हैं तो आपकी जो सीनियरिटी का बात है वो फॉरफीट हो जाएगी, क्योंकि हम पुरानी कंपनी की सीनियरिटी आपको कैरी ऑन नहीं करने देंगे। That is to ensure that no prejudice is caused to the executives already working in the transferred company। Transferred company का मतलब सेकेंड कंपनी, क्योंकि सर ध्यान रखिए मैंने आपको बता दिया था कि अगर ये प्रोविजन ना लिखा जाए तो जो दूसरी कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो बुरा मानेंगे, उनके लिए वो गलत होगा। फॉर दैट रीजन द सीनियरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव सीकिंग इंटर कंपनी ट्रांसफर ऑन पर्सनल रिक्वेस्ट इज फिक्स्ड एज इफ ही हैड एंटर्ड द कंसर्न ग्रेड ऑन द डेट ऑफ assumption ऑफ चार्ज इन द ट्रांसफर्ड कंपनी। इसीलिए बोला गया कि सीनियरिटी की जब बात आएगी तो उसकी सीनियरिटी चेक की जाएगी उस डेट से जिस डेट पर उसने नई कंपनी को ज्वाइन किया। It has been made explicitly clear that the executive seeking intercompany transfer on personal grounds will lose his past seniority in the grade। कहते हैं इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि साफ साफ क्लॉज 11 में लिखा हुआ है कि आप अपनी सीनियरिटी को तो लूज कर ही दोगे। ठीक है, हम भी मानते हैं। कहते हैं इन द प्रेजेंट केस, इस केस में क्या हुआ, देयर इज नो डिस्प्यूट दैट द रिस्पोंडेंट हैड रेंडर्ड सर्विसेज इन E2 ग्रेड ऑन रेगुलर बेसिस इन DCC। ये DCC एक यूनिट 1 है। कहते हैं इस प्रेजेंट केस में क्या है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। सर ये डिस्प्यूट है ही नहीं कि जो एम्प्लॉय है, जो रिस्पोंडेंट है वो E2 लेवल का ऑफिसर है, E2 एग्जीक्यूटिव 2 लेवल का ऑफिसर है जो DCC कंपनी में काम करता था, फ्रॉम वेयर ही वाज ट्रांसफर टू CMP DIL, ये यूनिट 2 है, और वहां से उसका ट्रांसफर हो रहा है DCC से ट्रांसफर हो रहा है CMP DIL तक। ठीक है, ऑन पर्सनल ग्राउंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। सर जो वो ट्रांसफर ले रहा है वो किन ग्राउंड्स पे ले रहा है, पर्सनल ग्राउंड्स पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे नहीं ले रहा, वहां पे तो सीनियरिटी का बेनिफिट मिल जाता। कहते हैं द सर्विस रेंडर्ड बाय हिम इन DCC कैन बी एंड ऑट टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर ऑल अदर पर्पस अदर देन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सीनियरिटी इन E2 ग्रेड इन द न्यू कंपनी। कहते हैं ध्यान से मार्क करिएगा इस लाइन को। कहते हैं यहां पे बोला जाता है कि जो सर्विसेज इस पर्टिकुलर पर्सन ने
जो E2 लेवल का ऑफिसर है, इसने जो दी है पुरानी सर्विसेज पुरानी कंपनी को DCC में जो दी हैं वो सब काउंट हो जाएंगी वाइल ट्रांसफरिंग टू द अदर कंपनी। हाँ, सिर्फ जब सीनियरिटी की बात होगी तो वो काउंट नहीं होगा। Indeed, his seniority in CMPIDL in E2 grade will have to be reckoned from the date of his assumption of charge, that is 15th May 1991, but can have no bearing while determining his eligibility criteria of length of service in E2 grade for promotion to E3 grade. But can have no bearing while determining his eligibility criteria for promotion. इसका मतलब उन्होंने ये बोला कि सीनियरिटी के लिए तो तुम्हारी डेट वही मानी जाएगी जिस दिन तुम CMPDIL में अपॉइंट हुए हो, लेकिन प्रमोशन के लिए हम पुराना पास रिकॉर्ड भी कंसीडर करेंगे। लेकिन ऊपर पार्टी क्या कह रही थी, केस क्या कह रहा था, ध्यान से, कंपनी हमसे कह रही थी वेदर एम्प्लॉय लूजेस हिज सर्विस बेनिफिट फॉर ऑफिस ट्रांसफर, कंपनी सारे सर्विस बेनिफिट वो लूज कर दे। सर, सारे नहीं करेगा, सीनियरिटी के लिए तो वो कर रहा है बट प्रमोशन के लिए वो नहीं करेगा। कहते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन टू E3 ग्रेड द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम इन DCC इन E2 ग्रेड विद इफेक्ट फ्रॉम 4 अगस्त 1990 और टू बी रिकॉर्ड। सर, उसको भी काउंट किया जाएगा। द व्यू सो टेकन बाय द हाई कोर्ट कमेंट्स टू अस, हेंस नो फॉल्ट कैन बी फाउंड विद द डायरेक्शन गिवन बाय द हाई कोर्ट टू असाइन नोशनल डेट ऑफ प्रमोशन टू रिस्पोंडेंट इन E3 ग्रेड विद इफेक्ट फ्रॉम 12 नवंबर 1993। और इसीलिए हाई कोर्ट ने इस चीज को बोला कि सर, सीनियरिटी के लिए आप क्लॉज 11 को बीच में ला सकते हो, वहां पे काउंट ना करिएगा पुरानी डेट के लिए, लेकिन सर प्रमोशन के लिए तो आपको काउंट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और इसीलिए हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर ऑफिसर को E2 ग्रेड से E3 ग्रेड पे प्रमोट कर दिया, जो कंपनी नहीं करना चाहती थी। बट क्योंकि इसका काम इस लेवल का था कि प्रमोशन होना चाहिए था, बट कंपनी ने ये कहते हुए प्रमोशन रोक दिया कि तुम सीनियरिटी की वजह से प्रमोट नहीं हो पाओगे। क्या कंपनी का कंटेंशन गलत था? बिल्कुल गलत था, क्योंकि क्लॉज 11 को ध्यान से पढ़िए तो प्रमोशन में उसके पास्ट रिकॉर्ड को काउंट किया जाएगा, सीनियरिटी के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, कहते हैं एज रिगार्ड्स टू द ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 5 जून 1985, जो हम नीचे पढ़ चुके हैं, द सेम डज नॉट मिलिटेट अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। उस मेमोरेंडम को भी अगर आप पढ़ लो तो वो पर्टिकुलर मेमोरेंडम भी रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट बात नहीं करता, बल्कि उसके प्रमोशन के फेवर में बात करेगा। इट इज अ डिफरेंट मैटर दैट इट एड्रेस द डिफिकल्टी एक्सप्रेस्ड अबाउट द डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन टू द एग्जीक्यूटिव हु ऑप्टेड फॉर इंटर कंपनी ट्रांसफर। कहते हैं वो मेमोरेंडम का पर्पस अलग है, इस पर्टिकुलर केस में उस पर्टिकुलर मेमोरेंडम का कोई लेना देना नहीं। कहते हैं अगर आप उस मेमोरेंडम को पढ़े भी तो इट इज डिस्क्रिमिनेबल दैट द डिपार्टमेंट हैज क्लैरिफाइड द पोजीशन दैट इफ द कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड सर्विस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ सर्विस विद द ओल्ड कंपनी वुड बिकम एंटाइटल्ड टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन टू द हायर ग्रेड। और कहते हैं उस मेमोरेंडम को भी आप अगर बहुत ध्यान से पढ़ो तो उस मेमोरेंडम में भी साफ साफ ये बात लिखी है कि प्रमोशन के लिए उसके पास्ट सर्विसेज को हम इंक्लूड करेंगे, सीनियरिटी के लिए इंक्लूड नहीं करेंगे। If so, not granting similar advantage to the executive who opted for intercompany transfer on personal request or who incidentally enters at number 1 position in the seniority in the new company would be anomalous। और सर अगर उसमें उसकी सीनियरिटी की गलती नहीं है, अच्छा मान लीजिए ऐसे बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन को, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स को ही यूनिट 2 में अपॉइंट किया गया था, और यूनिट 2 में जब वो अपॉइंट हुए, अब उनको 2 साल हो गए काम करते हुए, तो सर वो 2 साल हो गए काम करते हुए, अब वो सीनियर हो गए हैं, अब इस पर्टिकुलर कंपनी में इनके लेवल का कोई और ऑफिसर ही नहीं है जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो सर इस बात पे तो पुराने एक्सपीरियंस से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस नई कंपनी में ही उसको 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और यही मेजॉरिटी है। इसके अलावा इस लेवल पे कोई ऑफिसर है ही नहीं जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो सर ये सीनियर भी हो गया और इसको प्रमोशन भी मिलेगा। तो ये अलग बात है, बट कंपैरिजन करने के लिए हम सीनियरिटी को कंपेयर करेंगे, प्रमोशन के लिए कुछ नहीं करेंगे। कंसिडरली व्हाट इज अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी फॉर इंटर कंपनी ट्रांसफर और पर्सनल रिक्वेस्ट इज ओनली द सीनियरिटी पोजीशन इन द न्यू कंपनी व्हिच वुड कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस देयर एट। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो क्लॉज 11 दिया हुआ है सर, वो क्लॉज 11 सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी की बात करता है, प्रमोशन की बात नहीं करता। By no stretch of imagination, कहते हैं आप जो भी सोचना चाहें सोचें, it can affect the length of service in E2 grade in the parent company। कहीं से भी हम ये नहीं कह सकते कि उसके प्रमोशन के लिए उसकी पुरानी कंपनी का एक्सपीरियंस ना देखो, बिल्कुल देखा जाएगा। द टू बीइंग डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, कहते हैं दोनों फैक्टर्स अलग अलग है, सीनियरिटी अलग है, प्रमोशन अलग है। नाइदर द पॉलिसी नॉर द ऑफिस मेमोरेंडम वुड बी एनी इंपीडियंट फॉर रिकॉर्डिंग द पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय द रिस्पोंडेंट इन DCC अ केस ऑफ इंटर कंपनी ट्रांसफर और पर्सनल रिक्वेस्ट। इसी वजह से इस ग्राउंड पे बोला जाता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बिल्कुल नहीं होगा, प्रमोशन के लिए उसके पास एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा, हाँ सीनियरिटी के लिए नहीं किया जाएगा। Therefore, as a result, these appeals must fail। अब देखो बच्चे, ये केस समझने के लिए आपको ये पॉलिसी का क्लॉज नंबर 11 पढ़ना कितना जरूरी था, बट आपके एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉड्यूल में आपको दिया नहीं हुआ, तो इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। चलो, नाउ कमिंग अपॉन केस नंबर 17 विच इज अवर 4th केस, जो हमारी आज की क्लास का चौथा केस है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते लिखा है कौन कौन कंपनीज हैं, कहते लिखा है कौन कौन पार्टीज हैं। कहते तमिलनाडु टर्मिनेटेड फुल टाइम टेम्परेरी LIC एम्प्लॉइज एसोसिएशन।
कहते हैं सर ये एल आई सी कंपनी की एक एम्प्लॉय एसोसिएशन है सर। कौन है? एम्प्लॉय एसोसिएशन है। चलो ठीक है सर, मान लिया हमने। कहते हैं ये एम्प्लॉय एसोसिएशन किसकी है सर? ये है तमिलनाडु के टर्मिनेटेड फुल टाइम टेम्परेरी एलआईसी एम्प्लॉयज। सर ये तमिलनाडु की एम्प्लॉय एसोसिएशन है और ये कहती है कि सर हम वो एम्प्लॉयज हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे अपॉइंट किए गए थे, लेकिन काम हमसे फुल टाइम करवाया जाता था। सर हम फुल टाइम काम करते थे लेकिन हम परमानेंट नहीं हैं, हम कौन है? टेम्परेरी हैं। सर हम ये कहना चाहते हैं ध्यान से कि ये उन एम्प्लॉइज की एसोसिएशन बनी हुई है जो तमिलनाडु की एलआईसी कंपनी में काम करते हैं, तमिलनाडु में काम करते हैं। ये तमिलनाडु के एम्प्लॉइज हैं जो परमानेंटली एलआईसी कंपनी में अपॉइंट नहीं किए गए थे, बट टेम्परेरी बेसिस पे किए गए थे फॉर होल टाइम वर्क, फॉर फुल टाइम वर्क। ठीक है, कहते हैं वर्सेस एसके रॉय द चेयरमैन ऑफ एलआईसी। और ये केस हो रहा है एम्प्लॉय एसोसिएशन और साथ ही साथ एलआईसी के बीच में। हम चुपचाप सीधे तरीके से बोलेंगे कि केस है बिटवीन एसोसिएशन ऑफ एलआईसी एंड द चेयरमैन ऑफ एलआईसी। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। सर लिखा एलआईसी डायरेक्टेड टू पे बैक वेजेस एंड कंपनसेशन टू ऑल बैडली वर्कमैन हुज सर्विसेज वर टर्मिनेटेड इन 1988। कहते हैं एलआईसी को ऑर्डर सुनाया गया था कि एलआईसी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी टू पे बैक वेजेस एंड कंपनसेशन, पुराने टाइम की वेजेस भी प्लस कंपनसेशन भी, टू ऑल बैडली वर्कमैन हुज सर्विसेज वर टर्मिनेटेड इन 1988। जिनकी सर्विसेज को आपने गलत तरीके से 1988 में टर्मिनेट कर दिया था, अब आप उनको बैक वेजेस भी पे करिए और साथ ही साथ कंपनसेशन भी पे करिए। ठीक है, कहते हैं ये देखते हैं कि क्या कहता है ये पर्टिकुलर केस। ध्यान से सुनिएगा, अभी ये पर्टिकुलर मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर मैटर सुप्रीम कोर्ट में लेके कौन पहुंचा? तो सर एम्प्लॉय एसोसिएशन लेके पहुंची किसके अगेंस्ट? एलआईसी कंपनी के अगेंस्ट। कहते रहेगा दीज रिव्यू पिटीशन, ध्यान से सुनिएगा ये अपील नहीं है, ये रिव्यू है। कहते दीज रिव्यू पिटीशन अराइज फ्रॉम द इम्प्यून जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 18th of March 2015 passed by this court in civil appeal number 6950 of 2009 and connected appeals whereby it was held at। कहते हैं इन पर्टिकुलर डिसीजन के अगेंस्ट ये अपील फाइल की गई है, हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, हमको तो फैक्ट्स पढ़ने और उसका रीजन देखना है। कहते हैं वेयरबाय इट वाज हेल्ड एट अवार्ड पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नंबर 27 of 1991 इज लीगल एंड वैलिड and the same be restored and implemented by the Life Insurance Company of India by absorbing the concerned workmen in the permanent post। सर जरा इस लाइन को हाईलाइट करिए सर, इस लाइन को हाईलाइट करिए, फिर इसको अलग से पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। कहते हैं सर ये रिव्यू पिटीशन लगाई जा रही है इम्प्यून जजमेंट के अगेंस्ट जो 2015 में पास हुई थी, वेयरबाय इट वाज हेल्ड एट अवार्ड पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली। सर जहां पे ये लिखा हुआ है कि न्यू दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको बोला है सीजीआईटी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली, उसने बोला था कि इट इज लीगल एंड वैलिड एंड द सेम बी रीस्टोर्ड, कि सर जो अवार्ड पास किया गया है वो बिल्कुल ठीक है। और सर ऐसा बोला जा रहा है कि वो जो अवार्ड पास किया गया था उसमें ऐसा लिखा था कि जितने भी टेम्परेरी इंप्लॉइज हैं उनको उनकी पोस्ट पर परमानेंटली नौकरी दे दी जाए, उनको परमानेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। कुल मिला के हम ऐसा कहना चाहते हैं कि 1991 में सीजीआईटी ने एक ऑर्डर पास किया था और वो ऑर्डर ये आया था कि एलआईसी आपको ये डायरेक्शन दी जाती है कि ये जितने भी टेम्परेरी एम्प्लॉइज हैं इन सबको आप परमानेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? परमानेंट कर दीजिए। ठीक है सर, तो कुल मिला के भी सिचुएशन ये है कि 1991 में 1991 में सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली की बेंच ने ये ऑर्डर दिया था टू एलआईसी कि एलआईसी ये जितने भी एसोसिएशन के टेम्परेरी एम्प्लॉइज हैं आप इनको इनकी पोस्ट पे परमानेंट कर दो। It was further held that the corporation would be liable to pay all consequential benefits, including monetary benefits, taking into consideration the revised pay scale in the case of those workmen who has attained the age of superannuation। कहते फिर यह भी बोला गया कि सर जो ये पर्टिकुलर जब ये ऑर्डर पास किया गया और ऐसा बोला गया कि इनको परमानेंट पोस्ट पर रख दीजिए, सर उस टाइम पर ऐसे बोला गया कि जिन पर्टिकुलर वर्कर्स की सुपर एनुवेशन की डेट आ चुकी थी, मतलब जिनको पेंशन मिलने लग गई थी, सर उनको बोला गया था कि अब उनको जॉब पे तो नहीं रखा जा सकता बट उनको सारे कंसिक्वेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, ये मानते हुए कि सर जैसे वो नौकरी पे थे। उनको बैक डेट जब से उनको टर्मिनेट किया गया है 1988 से, तब से लेकर अगर उनकी सुपर एनुवेशन तक जितने भी बेनिफिट बनते थे वो सारे बेनिफिट भी एलआईसी को पे करने होंगे। सर लेकिन एलआईसी ने अभी तक पे नहीं किए।
LIC ने पे नहीं किए, इसी वजह से तो एसोसिएशन आ गई है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, और एसोसिएशन कहती है सर जरा इस मैटर को रिव्यू करिए और LIC को बोलिए कि सर इतना बुरा ना करे, हमको हमारे पैसे वापस करें। आइए देखते क्या लिखा है। कहते हैं द लर्नेड अटॉर्नी जनरल फर्दर सबमिट्स दैट एज ऑन 31 मार्च 2015 LIC had 54,427 क्लास 3 एम्प्लॉइज एंड 5190 क्लास 4 एम्प्लॉइज। सर यहाँ पे LIC के एडवोकेट क्या कहते हैं, LIC के एडवोकेट कहते हैं कि सर हमारे पास अभी 31 मार्च 2015 को 55,427 क्लास 3 एम्प्लॉइज हैं और 5,190 क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं। अच्छा, इनको भी पढ़ने से पहले जरा नीचे आते हैं, कुछ जरा सम अदर डिटेल्स पढ़ लो, क्योंकि अभी आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए होंगे, मैं जानता हूं कि क्लियर नहीं हुए होंगे। आइए देखते क्या लिखा है। कहते लिखा था कंसर्न्ड वर्कमैन इन ऑल दीज अपील्स हैव बीन वर्किंग एज टेम्परेरी, बदली एंड पार्ट टाइम वर्कमैन। ध्यान से सुनिएगा सर, जब ये जो पर्टिकुलर मैटर चल रहा है, इस जो पर्टिकुलर एसोसिएशन में वर्कर्स हैं सर, ये टेम्परेरी वर्कर्स हैं। बदली का मतलब इनकी अदला बदली चली जाती है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। एंड पार्ट टाइम वर्कमैन, क्लेमिंग दैट दे हैव बीन अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑन डेली वेजेस बेसिस against the leave vacancies and other vacancies of its employees in class 3 and class 4 post in various branch offices and division of the corporation। और कहते हैं सर इनको क्यों अपॉइंट किया गया था, ये बोला गया था कि जो क्लास 3 और क्लास 4 पोस्ट पे ऑफिसर्स छुट्टी ले लेते हैं, उनकी जगह पे हम आपको डेली वेजेस के बेसिस पे अपॉइंट करते हैं। Their claim for regularization were based on 2 awards passed of the National Industrial Tribunal। कहते हैं कि जो ये पर्टिकुलर एम्प्लॉइज हैं जो टेम्परेरली अपॉइंट किए गए थे, ये अपने आप को परमानेंट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनके फेवर में 2 अवार्ड पास किए गए थे, 2 डिसीजन लिए गए थे इनके फेवर में। कहते कौन कौन से डिसीजन, कहते द अवार्ड पास बाय जस्टिस RD तुलपुले ऑन 17th of April 1986 with regard to absorption of similarly placed workmen by the corporation who had been working on temporarily basis in class 3 class 4 category posts in their respective branches of the corporation। सर इस टाइम पे जस्टिस RD तुलपुले की अवार्ड जो सर है, जो उनकी जजमेंट है 1986 की, उस टाइम LIC को ऑर्डर दिया गया था कि इन सारे टेम्परेरी वर्कर्स को जो क्लास 3 क्लास 4 की पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, इनको परमानेंट कर दिया जाए। ठीक है सर। फिर दूसरी चीज सर, एक और अवार्ड पास किया गया था बाय जस्टिस SM जामदार डेटेड 26 of August 1988 इन परसुएंट टू द रेफरेंस मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कहते हैं सर ये जो पर्टिकुलर मैटर मिस्टर जस्टिस SM जामदार के सामने आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इस पर्टिकुलर मैटर को रेफर किया गया था अंडर सेक्शन 36A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वेर इन द NIT मीन्स नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्लैरिफाइड एंड अफर्म द अवार्ड डेटेड दिस पास बाय जस्टिस RD तुलपुले। और सर इस पर्टिकुलर केस में भी 1986 के पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो किया गया था और ये बोला गया था कि सच में टेम्परेरी एम्प्लॉयज को परमानेंट करना होगा। ठीक है, कहते हैं आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द लर्नेड अटॉर्नी जनरल फर्दर सबमिट्स दैट अंडर सेक्शन 24 ऑफ LIC एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट एलोकेट एनी फंड फॉर LIC। सर LIC के एडवोकेट यहाँ पे ये कहते हैं, जो अटॉर्नी जनरल हैं, क्योंकि LIC एक गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, तो उनके बिहाफ पे जो एडवोकेट होंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे, वो गवर्नमेंट एडवोकेट होंगे। और उन्होंने बोला, जो अटॉर्नी जनरल हैं सर, वो ये कहते हैं कि सर अगर आप LIC एक्ट के सेक्शन 24 को पढ़ें तो सेक्शन 24 में ये लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट LIC को उसके खर्चे के लिए कुछ अलग से फंड नहीं देती, and the funds for LIC are generated from the payment made to it and that the central government does not contribute towards the funding of LIC। कहते हैं सर LIC जितना भी खर्चा करती है वो अपने कमाए हुए पैसे से करती है, सरकार उसको किसी तरीके का फंड प्रोवाइड नहीं करती। LIC को जो पैसा आता है सर, वो उसके पॉलिसी होल्डर्स के थ्रू आता है। ठीक है, कहते हैं इट इज फर्दर सबमिटेड दैट अंडर सेक्शन 28 ऑफ द LIC एक्ट 95% ऑफ द सरप्लस ऑफ LIC इज टू बी एलोकेटेड टू और रिजर्व फॉर इट्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स। कहते हैं सर अगर आप सेक्शन 28 को पढ़ें, मतलब सेक्शन 24 में तो ये बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से कोई फंड नहीं बनाया हुआ, और उनके एडवोकेट कहते हैं सर अगर आप सेक्शन 28 को पढ़ें तो सर ऐसा वहां पे लिखा हुआ है कि LIC के पास जितना सरप्लस आता है उसका 95% सरप्लस LIC को प्रोटेक्ट करके रखना होता है फॉर दोज इंश्योरेंस होल्डर्स जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई। कहते हैं thus the contention that LIC has a huge surplus and is in a position to implement the order of this court is misconceived as the same goes against the statutory provisions of LIC Act। कहते हैं इस वजह से जो ये कंटेंशन रखी जा रही है कि LIC के पास बहुत सरप्लस है और वो इन सारे इंप्लॉइज को हायर कर सकती है परमानेंटली, तो सर ये कहना गलत होगा, ये ऑर्डर गलत ग्राउंड पे लिया गया है। अगर आप ध्यान से LIC एक्ट को पढ़ें तो सर हमारे पास सरप्लस बचता ही नहीं है जिनके बेसिस पे हम इन टेम्परेरी इंप्लॉइज को परमानेंट कर दें।
ठीक है, तो दोनों के कंटेंशन को हमने पढ़ लिया। ये भी पता लग गया कि एम्प्लॉय यूनियन किसके डिसीजन के अगेंस्ट हैं और यहाँ किस डिसीजन के साथ इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, और एलआईसी की तरफ से उनके एडवोकेट क्या कह रहे हैं। एलआईसी की तरफ से उनके एडवोकेट एक बात और कहते हैं कि सर 31 मार्च 2015 को एलआईसी में क्लास 3 एम्प्लॉइज जो हैं वो 55,427 हैं, और सर जो क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं वो 5190 हैं। अराउंड 60,000 एम्प्लॉइज का कॉर्पस है सर। इफ एलआईसी इज डायरेक्टेड टू कंसिडर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वर्कमैन टू द एडवर्टीजमेंट, कहते हैं सर जो इस केस में अगर हम बात करें, अगर इन सारे एम्प्लॉइज को हम नौकरी पर रख लें, then the number of class 3 employees will increase by 11.14% and class 4 employees by 56.65%। कहते हैं सर अगर हम इन सारे टेम्परेरी एम्प्लॉइज को परमानेंट नौकरी दे दें, तो इन दैट सिचुएशन, या हम इनको परमानेंट मान के एब्जॉर्ब कर लें और इनको कंपनसेशन का अमाउंट दे दें, तो सर जब हम इनको एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारा एम्प्लॉय का मार्जिन देखिए कितना बढ़ जाएगा। क्लास 3 एम्प्लॉय 11% से बढ़ जाएंगे, क्लास 4 एम्प्लॉय 56% से बढ़ जाएंगे, and the same will affect the employees ratio in addition to the increase in its financial burden, and at the same will be contrary to the interest of the policy holder। और सर अगर ऐसा होता है तो सर हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय का जो रेशियो है वो पूरी तरीके से इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ेगा, और इसका अल्टीमेट बेनिफिट सर, अल्टीमेट बेनिफिट टेम्परेरी एम्प्लॉइज को तो मिल जाएगा, बट अल्टीमेट नुकसान किसको झेलना पड़ेगा सर? पॉलिसी होल्डर्स को, क्योंकि अगर हम इतना पैसा अपने एम्प्लॉइज को देना स्टार्ट कर देंगे तो पॉलिसी होल्डर के लिए सरप्लस कैसे बचेगा। ठीक है, कहते द लर्नड अटॉर्नी जनरल एस्टिमेट्स द फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर इंप्लीमेंटिंग द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट एट अप्रॉक्सीमेटली 7087 करोड़। कहते हैं सर अगर हम इस पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर लेते हैं तो हमारे ऊपर 7087 करोड़ का 7,000 करोड़ के हमारे ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी आ जाएगी सर, एंड द एनुअल लायबिलिटी अराउंड 728 करोड़ पर ईयर, और साथ ही साथ हर साल की 750 करोड़ के आसपास की हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, 728 करोड़ की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, एंड दैट दिस विल बी अ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन फॉर एलआईसी टू बियर। और इन ग्राउंड्स पे हम सर ये कहना चाहते हैं कि एलआईसी के ऊपर अगर ऐसा डिसीजन फॉलो करने की बात की जाती है जैसा लोअर कोर्ट्स ने डिसाइड किया है, तो उस सिचुएशन में सर हमारे ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द लर्नड काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट वर्कर्स सबमिट्स दैट इट बिकम्स क्लियर फ्रॉम अ परयूजल ऑफ द रिव्यू पिटीशन फाइल्ड बाय एलआईसी दैट इट इज ट्राइंग टू री एजिटेट द केस ऑन मैरिट्स। रिस्पोंडेंट वर्कर्स जो हैं उनके वकील कहते हैं कि सर ये एलआईसी की सिर्फ और सिर्फ कलाबाजियां हैं, सिर्फ ये बातें बता रहे हैं, और ये इनकी रिव्यू पिटीशन से साफ कहती हैं कि ये केस को उलझाना चाहते हैं। डिसीजन ऑलरेडी हमारे फेवर में आ चुका है सर, हम ही को ये पर्टिकुलर ऑर्डर मिलना चाहिए, हम ही को ये पर्टिकुलर ऑर्डर हमारे फेवर में ही होना चाहिए। इसका मतलब एम्प्लॉई एसोसिएशन कह रही है हमारे फेवर में ऑर्डर हो, और एलआईसी कह रही है सर इस ऑर्डर को रिव्यू कर लो जरा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहते ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ध्यान से सुनना, अपील नहीं हुई है इस पर्टिकुलर केस में, अपील नहीं हुई है, सिर्फ रिव्यू किया जा रहा है, और रिव्यू की एप्लीकेशन एलआईसी लगा रही है। मैटर पहले जो डिसाइड हुआ है वो एसोसिएशन ने किया था एलआईसी के अगेंस्ट, और वो पर्टिकुलर ऑर्डर एसोसिएशन के फेवर में आया है। इस बात को समझना, कंफ्यूज ना होना, वापस से सुनना मेरी बात को। कह रहे हैं एसोसिएशन ने एलआईसी की कंपनी के अगेंस्ट केस किया था जो एसोसिएशन के फेवर में आया है, लेकिन जो डिसीजन एलआईसी के अगेंस्ट लिया गया है, एलआईसी कह रही है उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर रहे सर, बस उसको रिव्यू कर लीजिए। सर हमको लग रहा है कि वो गड़बड़ हो गई है, हमारे ऊपर इतना फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है, लोअर कोर्ट ने इस चीज को नहीं समझा है सर। कहते फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ मॉडिफाइंग द रिलीफ ग्रांटेड इन सिविल अपील ओनली विद रिगार्ड टू द बैक वेजेस we directed Mr. Ashok Pangari, the learned counsel appearing on behalf of the review petitioner LIC, to submit a document containing the pay scales indicating the basic pay and other emoluments payable to the concerned workman। कहते हैं लिखा है for the limited purpose of modifying the relief granted in the civil appeal only with regard to the back wages। कहते हैं ध्यान से, कहते हैं सर जो अभी ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था, ऊपर देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे मैं आपको वापस से पढ़ा दूं सर। यहां पे जो है, यहां पे ये बोला गया था कि ये बिल्कुल लीगल है और ये बिल्कुल वैलिड है, एंड द सेम बी रीस्टोर्ड एंड इंप्लीमेंटेड। और सर इस चीज को रीस्टोर करना होगा बाय एलआईसी कि सर वो इन सारे टेम्परेरी इंप्लॉइज को परमानेंट करें, ऐसा बोला गया था सर। साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि बैक वेजेस भी दें। देखिए यहां लिखा हुआ है डायरेक्टेड टू पे बैक वेजेस एंड कंपनसेशन टू ऑल वर्कमैन हुज सर्विसेज वर टर्मिनेटेड इन 1988, जिनकी सर्विसेज को 1988 में टर्मिनेट किया गया था। यहां सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, यहां सुप्रीम कोर्ट कहती है चलो पहले हम कंसिडर करते हैं फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ मॉडिफाइंग द रिलीफ ग्रांटेड विद रिगार्ड टू बैक वेजेस। कहते हैं अगर चलिए हम रिलीफ देने की बात करें भी एलआईसी, हम किसकी बात करते हैं, रिलीफ देने की बात करते हैं, चलो ठीक है, हम अगर उस डिसीजन को मॉडिफाई कर भी दें तो पहले मिस्टर अशोक जो लर्नेड काउंसिल हैं, जो एलआईसी के बिहाफ पे खड़े हुए हैं, उनको बोला गया कि पहले आप एक डॉक्यूमेंट सबमिट करिए
सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर आप मॉडिफिकेशन कराना भी चाहते हो, चलो हम रिव्यू करके मॉडिफिकेशन कर भी दें, तो जरा पहले हमको एक रिकॉर्ड बना के दीजिए, एक डॉक्यूमेंट बना के दीजिए जिसमें ये बताइए कि जितने भी टेम्परेरी इंप्लॉइज थे उनका पुराने टाइम से, जब से वो टर्मिनेट हुए तब से उनका पे स्केल क्या चल रहा है, उनके बेसिक पे का, और उनको क्या अमाउंट मिलना चाहिए था एज पर देयर अदर बेनिफिट्स। हमको एक पहले डॉक्यूमेंट बना के दीजिए। मतलब एलआईसी से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमको एक डॉक्यूमेंट बना के दो जिसमें सारे इंप्लॉइज के पे स्केल के बारे में और जितने भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं उन सब के बारे में ईयर टू ईयर लिख के दीजिए। तो फिर क्या हुआ, द सेम वर फर्निश्ड विद द पीरियोडिक रिविजन्स इन द ईयर 1992, 1997, 2002, 2007, 2012। सर एलआईसी के मिस्टर अशोक लर्नेड काउंसिल जो थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने पेश किया और उन्होंने साफ बताया कि कैसे कैसे पे स्केल्स में रिवीजन हुई है डिफरेंट डिफरेंट पे कमीशन आने के बाद, कैसे कैसे उनके पे स्केल में इंक्रीमेंट हुई है। सर 1992 में हुई थी, 97 में, 2002 में, 2007 में, 2012 में, हम कह सकते हैं हर 5 साल में हो रही थी, ठीक है, विदाउट फर्निशिंग द अदर कॉम्पिटेंट फिगर्स विच वुड बी द ग्रॉस सैलरी ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्कमैन इन द प्रेजेंट डिस्प्यूट। सर उन्होंने ये तो बता दिया कि इनका पे स्केल कैसे कैसे इंक्रीज कर रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी फर्निश नहीं किया अबाउट द कॉम्पिटेंट फिगर्स विच वुड बी द ग्रॉस सैलरी। उनकी ग्रॉस सैलरी के रिगार्डिंग किसी भी तरीके की फिगर्स हमको प्रेजेंट नहीं की गई। कोर्ट कहता है इन्होंने पे स्केल तो बता दिया बट उनकी ग्रॉस सैलरी के बारे में कुछ नहीं बताया। दीज पीरियोडिक रिविजन्स ऑफ पे ऑफ बेसिक सैलरी along with other competent figures comprising the gross salary including DA, HRA as applicable must be accounted for while computing the amount due to the workman towards the back wages। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि जब बैक वेजेस ग्रांट की जा रही होगी तो उनकी बेसिक सैलरी, उनकी टोटल सैलरी, उनका DRA, उनका HRA, उनके अदर अलाउंसेस जो भी उनको मिलते थे, इन सब को कैलकुलेट करके उनकी बैक वेजेस कैलकुलेट की जाएंगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या कह रही है कि जो ये बैक वेजेस की बात की गई है, इस बैक वेजेस में सब कुछ काउंट होगा, बेसिक सैलरी भी काउंट होगी, HRA भी काउंट होगा, डियरनेस अलाउंस भी काउंट होगा, ठीक है। कहते हैं द टेम्परेरी एंड बदली वर्कर्स ऑफ एलआईसी हु आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलराइजेशन एज परमानेंट वर्कमैन in terms of the impugned judgment and order dated 18th March 2015 passed by this court। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ही ये ऑर्डर दिया था कि आप 18 मार्च 2015 को कोर्ट को ऑर्डर दिया था कि सर आप इन सबको वर्कर को परमानेंट करिए बाय अप्लाइंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द मॉडिफाइड ऑर्डर डेटेड 26 अगस्त 1988 पास बाय जस्टिस जामदार आर हेल्ड टू बी एंटाइटल्ड टू फुल बैक वेजेस एज वेल। और कहते हैं सर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 में यही ऑर्डर सुनाया था जो 1988 में जस्टिस जामदार ने सुनाया था। जस्टिस जामदार ने क्या ऑर्डर दिया था, नीचे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उन्होंने बोला था कि आपको रेगुलराइज करना पड़ेगा सारे टेम्परेरी इंप्लॉइज को रेगुलराइज करना होगा परमानेंट नेचर का। तो अब आप एलआईसी इस चीज से पीछे नहीं हट सकते, ठीक है सर। तो कुल मिला के यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ये डिसीजन लिया था कि एलआईसी आपको बैक वेजेस तो देनी पड़ेंगी, लेकिन एलआईसी ने फिर सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन लगाई है। ध्यान से सुनना बच्चे, क्या लगाई है? रिव्यू पिटीशन, कंफ्यूज ना होना, ध्यान से सुनना। 1988 में डिसीजन एलआईसी के फेवर में आया था, बिल्कुल आया था। बाद में एलआईसी ये पेमेंट नहीं कर रही थी, केसेस लंबा चल रहा था। 2015 में फाइनली एसोसिएशन मैटर लेकर आई सुप्रीम कोर्ट में, एसोसिएशन मैटर लेकर आई अगेंस्ट एलआईसी सुप्रीम कोर्ट में। उस सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन एसोसिएशन के फेवर में सुनाया, लेकिन एलआईसी अब फिर वापस से किस में आ गई है? रिव्यू पिटीशन में, और उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, ठीक है। कहते हैं however keeping in mind the immense financial burden this would cause to LIC, we deem it fit to modify the relief only with regard to the back wages payable and therefore we award 50% of the back wages with consequent benefits। और अब यहाँ पर क्योंकि एडवोकेट्स एलआईसी के जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने साफ साफ तरीके से बताया कि सर एलआईसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, उनके ऊपर कितना बर्डन पड़ सकता है इस पर्टिकुलर डिसीजन का, आप उसको कंसीडर करिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसीडर करते हुए बैक वेजेस को कितने से रिड्यूस कर दिया? सर 50% से रिड्यूस कर दिया। उन्होंने बोला बेनिफिट्स तो सारे इंक्लूड होंगे, डीए भी होगा, पे स्केल के अकॉर्डिंग भी होगा, एचआरए भी होगा, सब कुछ होगा। हाँ, पूरी बैक वेजेस ना दीजिए बट 50% के अमाउंट्स के हिसाब से दे दीजिए। The back wages must be calculated on the basis of gross salary of the workman, applicable as on the date as per the periodical revision of pay scale as stated supra। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहते हैं the computation must be made from the date of entitlement of the workman involved in these cases, that is their absorption, till the age of superannuation if any concerned workman has attained the age of superannuation as per the regulations of review petition LIC as applicable to the concerned workman। कहते हैं सारे ये जो कैलकुलेशन होगी तब से होगी जब से ये टर्मिनेट है। कब तक होगी? अगर कोई पर्टिकुलर वर्कर आज भी टर्मिनेशन के लिए अभी लायबल नहीं है तो उसको आज भी पेमेंट करिएगा, आज तक की। अगर कोई पर्टिकुलर वर्कर ऐसा है जिसकी सुपर एन्वेशन की डेट आ चुकी है
तो सुपर एनुएशन की डेट तक का आप उसको पेमेंट करिए। ठीक है, कहते हैं विद द अबव मॉडिफिकेशंस टू द जजमेंट एंड ऑर्डर सॉट टू बी रिव्यूड, दीज रिव्यू पिटीशंस आर डिस्पोज्ड ऑफ इन द टर्म्स एज इंडिकेटेड अबव। और इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट हम 50% वेजेस अलाउज करते हैं और हम इस पर्टिकुलर वेज यहाँ पे सारे अब पर्टिकुलर मैटर को, सारी रिव्यू पिटीशंस को डिसमिस करते हैं। Since the judgment and the order is passed in favor of workmen and their dispute is being litigated for nearly 25 years, कहते हैं क्योंकि जो जजमेंट आई है, जो ऑर्डर आया है, वो किसके फेवर में आया है? वर्कमैन के फेवर में आया है। और सर ये 25 साल तक लिटिगेशन चलती रही है, इतना लंबा समय हो चुका है। तभी द डायरेक्शंस कंटेन्ड इन द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 18 मार्च 2015 विद द अबव मॉडिफिकेशंस शैल बी कंप्लाइड विद बाय द रिव्यू पिटीशन LIC विद इन 8 वीक्स ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। इसीलिए ऐसा LIC को यहाँ ऑर्डर दिया जाता है कि 50% बैक वेजेस के साथ जो भी मॉडिफिकेशंस किए गए हैं उनको फॉलो करिए और अगले आने वाले 8 हफ्तों में, 8 हफ्ते का मतलब 2 महीने में, तकरीबन 2 महीने के अंदर आप ये सारी पेमेंट रिलीज करिए और इस मैटर को रफा दफा करिए। तो ये बच्चे कुछ 4 केसेस थे जो हम लोगों ने अभी डिसाइड कर लिए, पढ़ दिए पूरे अच्छे तरीके से। थोड़े से टिपिकल थे, कुछ इजी भी थे, लास्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी था, बट एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 4 केसेस हुए हैं, अभी एक केस बचा हुआ है। केस नंबर कौन सा बचा हुआ है हमारा? केस नंबर बचा 42। पहले बार इसको रिवाइज कर लीजिए, देन उसके बाद हम लोग केस नंबर 42 करेंगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। और चलिए मैं ऐसा भी करता हूँ, रिवाइज करने के लिए नहीं बोलता, मैं ऐसे बोलता हूँ कि जो 4 केसेस हुए हैं इनको आज इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ 4 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। कोई जरूरी नहीं है कि एक केस आज हम नहीं करेंगे तो सब कुछ छूट जाएगा। इस केस को हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। जो केस नंबर 42 है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर बच्चे हमारा जो होगा, लेक्चर नंबर जो 13 होगा, हम उसमें इस केस से स्टार्ट कर लेंगे, उसको डिसाइड कर लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि इस केस को आज ही करना है, क्योंकि ऑल्दो ही हम लोग ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े केस कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, इस केस नंबर 42 को हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इन्हीं 4 केसेस के साथ इस पर्टिकुलर क्लास को खत्म करते हैं। दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डे। एंजॉय योर डे, बाय बाय। इस केस नंबर 42 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलो।